चलो। आवाज़ क्लियर है मेरी? मतलब आप सब एक एक बोल के मत सुनाना, जिसको कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही होगी वो या तो चैट बॉक्स में भेज दो आवाज़ नहीं आ रही है, या कुछ और इंटीमेशन दे दो। आ रही है आवाज़? अरे कृतिका बेन, नहीं नहीं तू उसको रख तो सही प्रॉपर। अच्छा। हाय स्मिथ। ईशा तू और बुलबुल एक इसमें पढ़ रहे, वो मोटी को दिखेगा एक स्क्रीन में इतने से? हाँ हाँ ओके। अच्छा ये नोट्स किसके पास नहीं है? जो मेरे पास में नोट्स है मैंने शेयर किया था, ये किसके पास में नहीं है वो मेरे को पिंग कर दो, मैं हाथों हाथ पीडीएफ भेज देता हूँ। चलो। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट इसके पहले जो था वो था 1956। फ्रॉम द डेट 1 अप्रैल 2014 कंपनीज एक्ट 2013 इनकॉर्पोरेट हुआ है। ठीक है। सबसे पहला बेसिकली इस चैप्टर में करना क्या है, तुमको साथ साथ में एक नोट्स बनानी पड़ेगी अपनी इस तरीके से। कंपनीज एक्ट 2013 टोटल अपन ने 11 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। उसमें का फर्स्ट पार्ट है अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन बन सकता है इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज अप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कंपनीज एक्ट 2013 किन किन लोगों पे अप्लीकेबल हो सकता है? कंपनीज एक्ट 2013 किन किन लोगों पे अप्लीकेबल हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल आरजी क्लासेस बीइंग अ पार्टनरशिप फर्म, क्या इस पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा? क्वेश्चन मार्क। सेकंड, आईसीएआई या आईसीएसआई या कोई भी जो भी पार्लियामेंट अथॉरिटी ने बनाया है उसके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये जो भी बैंक्स है क्या इनके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा? ये बेसिकली क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन ये आएगा, ऑन व्हाट बेसिस शैल द कंपनीज एक्ट 2013 बी अप्लीकेबल टू एनी एंटिटी। तो प्रोविजन में ये क्वेश्चन है। ये जो मैंने ऊपर का स्पेस दिया है वो तुम्हारे लिए है। पॉइंट नंबर 1, कंपनीज incorporated under this act or any other previous company law is Companies Act 1956. It will applicable to all insurance company except where the provisions of the said act are inconsistent with the provisions of Insurance Act 1938 or IRDA Act 1999। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कंपनी के लिए उसकी खुद की एक अपनी एक्ट होती है जिसका नाम होता है IRDA एक्ट। इसी के लिए इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कंपनीज एक्ट इज अ जनरल एक्ट, व्हेन आई से कंपनी, इतना बेसिक तो पता होगा कि कंपनी एक रहेगी प्राइवेट कंपनी, एक रहती है पब्लिक कंपनी, एक रहती है गवर्नमेंट कंपनी, एक रहेगी डोमेंट कंपनी जो तुमको नहीं पता रहेगी, एक रहेगी फॉरेन कंपनी जो फॉरेन FDI जिसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन कंपनी इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट करता है। लेट इट बी फेसबुक, लेट इट बी गूगल, लेट इट बी अमेजॉन, कोई भी हो सकता है, टिकटॉक। ठीक है। एनी कंपनी वुड बी अ फॉरेन कंपनी हुज कंपनी हुज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज आउटसाइड इंडिया बट हु इज वर्किंग इन इंडिया थ्रू एनी एजेंसी और थ्रू हिज ओन ऑफिस, वॉट एवर द केस में बी। तो ये सारी कंपनीज जो है, अभी ये सारी कंपनीज जब मैं बोलूं कंपनीज एक्ट इन सब पे अप्लाई होगा तो इट इज वेरी अ जनरल एक्ट। वो सारी कंपनीज को मैं एक साथ ऑल टुगेदर क्लब करके बोल रहा हूं। बट व्हेन देयर इज अ सर्टन एक्ट जो एक प्रिसाइज एक अथॉरिटी के लिए बना है, तो बट ऑफकोर्स ना, अ स्पेसिफिक एक्ट विल ऑलवेज ओवरराइड द जनरल एक्ट।
इसी के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी पे भी अप्लीकेबल है, बट अगर वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए अपनी खुद की कोई एक्ट बनी होगी, लेट्स से IRDA एक्ट, तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे दो अलग अलग एक्ट्स हम काम नहीं कर सकते। इंश्योरेंस पे IRDA एक्ट ही चलेगा। सेकंड, सेम वेज में बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग कंपनी के भी ऊपर अप्लीकेबल होगा। एक शर्त है, बैंकिंग के ऊपर उसकी खुद की कोई अलग से एक्ट RBI ने नहीं लगाना चाहिए, और वही एक्ट होता है एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट विच आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मतलब सपोज कंपनीज एक्ट, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, कंपनीज का एक बेसिक एग्जांपल, बेसिक चीज समझो। अ कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स उसको चलाते हैं, बट कंपनी के ओनर कौन है? हु आर द ओनर ऑफ द कंपनी? वो होते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि अगर आपकी कंपनी है तो आपकी कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एक्सिस बैंक के लिए सपोज। लेकिन एक्सिस बैंक के ऊपर RBI ने एक अलग से एक्ट लगाया है जो बोलता है नहीं, बैंकिंग कंपनीज को मिनिमम डायरेक्टर 6 रखने पड़ेंगे। तो यहां पे हम किसकी सुने, कंपनीज एक्ट की सुने या RBI एक्ट की सुने? तो आइडियली कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होती है, बट व्हेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद दो स्पेसिफिक एक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी, तो बट ऑफ कोर्स मुझे इस स्पेसिफिक एक्ट के बारे में सुनना पड़ेगा। तो आइडियली इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, बट एक शर्त है, जब इंश्योरेंस कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो भी कंपनीज एक्ट ने जनरल प्रोविजन दिए है उसके इनकंसिस्टेंसी पे कोई दूसरी एक्ट, स्पेसिफिक एक्ट बोलता है कि नहीं आपको कंपनीज की नहीं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, तो बट ऑफ कोर्स आपको वो स्पेसिफिक जो एक्ट रहेगा उसकी बात सुननी पड़ेगी, रादर देन ये जनरल कंपनीज एक्ट। सेम थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, बट अगर उसके लिए एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ द अबव एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। अगर इस कंपनी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एप्लीकेबल है तो मैं कंपनीज एक्ट की नहीं सुनूंगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक्ट 2003 का सुनूंगा, ठीक है। या फिर एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट कैसे होता है? जैसे जीएसटी कोई एक्ट नहीं है, जैसे इनकम टैक्स इज एन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, बट जीएसटी के लिए कोई एक्ट नहीं है, वो एक सब्सिडरी है, वो एक छोटा फॉर्म है, उसका बड़ा फॉर्म है जिसका नाम होता है फाइनेंस एक्ट, वो फाइनेंस एक्ट के अंदर आता है। तो ऐसी कोई भी कंपनी, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई भी एंटिटी जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी होगी, तो उसमें जो एक्ट में बोला जाएगा आपको उस हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल है। या फिर अगर ये 4 में तुमको नहीं समझा तो आखिरी में गवर्नमेंट बोलता है ऐसी कोई भी एक्ट, ऐसी कोई भी कंपनी जिसके ऊपर हम बोलेंगे कि आपको इस तरीके से काम करना है तो आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, जैसे ICAI, ICSI या कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इसके लिए जो भी एक्ट होगी आपको वो एक्ट फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक रहेगा स्टेट गवर्नमेंट जो अपना स्टेट डिसाइड करेगा, जैसे महाराष्ट्र स्टेट में क्या होगा वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, बट मुझे इनकम टैक्स पे करना है या नहीं करना है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास में राइट नहीं है, ये दिल्ली में बैठे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में राइट है। तो ये जो भी एक्ट्स बन रही है ना, ये बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बनाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो मुझे ये देखना पड़ेगा एनी सच बॉडी or such body corporate which are incorporated by any act for the time being in force as the central government may by notification specify in this behalf। सर सेंट्रल गवर्नमेंट कहां नोटिफाई करता है? तुमने 10th दिया, 12th दिया, जिसने नहीं दिया उसने नहीं दिया, रोना मत। इसमें तुमको इंटरनल मार्क्स मिलते हैं कॉलेज और स्कूल की तरफ से। अब अगर तुमको रिव्यू करना है कि तुमको इंटरनल मार्क्स कितने मिले हैं, तो तुम अपने स्कूल और कॉलेज में जाके वहां पे उनका एक गैजेट होता है, आप अपने गैजेट में जाके चेक कर सकते हो कि स्कूल वालों ने आपके कितने मार्क्स डाले हैं। यू हैव द अथॉरिटी, आपके पास में RTI एज पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आप जाके स्कूल में ये क्लेम कर सकते हो कि मुझे ये बताओ कि मुझे इंटरनल मार्क्स कितने गए। लड़ नहीं सकते, तो कभी 20 में से 18 मिले तो पत्थर मत फेंकना उसके ऊपर, लड़ नहीं सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते उसको, आप सिर्फ उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे स्कूल के लिए गैजेट होता है, इन द सेम मैनर गवर्नमेंट का भी एक गैजेट होता है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस गैजेट में बाय नोटिफिकेशन पोस्ट करता है कि अब जो भी रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स आएंगे हम वो गैजेट में डाल देंगे. यू हैव टू गो थ्रू विद दैट गैजेट और आपको समझना पड़ेगा कि अभी कौन से बेसिस पे कौन से नोटिफिकेशन के हिसाब से काम चल रहा है. जैसे रोज नए नए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं. आज से 10 साल पहले कोई अलग एक्ट था, 10 साल बाद कुछ अलग एक्ट है, हो सकता है 4 दिन बाद कुछ अलग एक्ट आ जाए. तो ये गवर्नमेंट कहाँ बताएगा? गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में बताएगा. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन की एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? कंपनीज, any company who has been incorporated under Companies Act 2013 or any under company's previous law, that was Companies Act 1956, it shall also apply to insurance company except where the conditions, where the provisions are inconsistent with the special act made for insurance, that is IRD Act. Second, it is also applicable to Banking Act except where the provisions of Companies Act are inconsistent with that specific act of banking company, that is Banking Regulation Act 1949. Third, it is also applicable to companies engaged in the generation of electricity except where the provisions of electricity, where the provisions of Companies Act are inconsistent with that specific act, which is Electricity Act 2013. Fourth, any act which is governed by any special kind of act. And last, any organization which has been notified by the central government in its official gazette. Question number 1 खत्म हुआ. समझा? ओ गधेड़ो, समझा क्या? हाँ. Next point is meaning and its features. सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 सेक्शन लर्न करने हैं, जो बोलूंगा वो करना है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द कंपनी as a company means a company incorporated under this act. Which act? Companies Act 2013 or any other previous law, that was Companies Act 1956 or any other previous law. As we shall progress under the chapter, ये टाइम पास करेगा, छोड़ दे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ कंपनी. तुम्हारे इस पे आना, यहाँ पे देखना, सेकंड आएगा तुम्हारा फीचर्स ऑफ कंपनी. कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शन पर्सन. दैट वाज सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एंड लास्ट इज कॉमन सील. फीचर्स ऑफ कंपनी. सेपरेट लीगल एंटिटी पहले एक बार पढ़ लेते हैं. Most striking feature in the company form of organization vis-a-vis the other organization is that it acquires a unique character of being a separate legal entity. In other words, when a company is registered, it is clothed with the legal personality. It is clothed with the legal personality. आप जब एक कंपनी फॉर्म करते हो तो आप अलग बन जाते हो और कंपनी अलग बन जाती है. Me being the founder of RG Classes is a different entity, being RG is a different entity. मुझे मेरा इनकम टैक्स फाइल करना है तो मुझे CA राहुल गांधी के नाम से इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा. बट व्हेन आई कम टू RG क्लासेस का इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न जाएगा. मैं अलग, RG क्लासेस अलग. इट हैज बीन क्लॉथ विद द लीगल पर्सनैलिटी. RG क्लासेस अलग, मैं इंडिविजुअल अलग. फर्स्ट फीचर इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. होता क्या है, सपोज मैं एक प्रोपराइटर हूँ. प्रोपराइटर मतलब एक ही इंसान जो बिजनेस करता है. जैसे किराने की दुकान वाला ले लो फॉर एग्जांपल. तो उसमें दुकान अलग और वो अलग वैसा नहीं चलेगा. जो वो बंदे का पैन कार्ड होगा वही उसके दुकान का भी पैन कार्ड होगा, उसमें कुछ अलग अलग नहीं है. बट जब मैं अपने आप को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करता हूँ ना, तो उस टाइम पे दो इंसान बन जाते हैं. एक मैं रियल इंसान, एक वो आर्टिफिशियल इंसान. उसके पास में पूरी वही पावर रहेगी जो मेरे पास में रहेगी. मेरा खुद का बैंक अकाउंट रहेगा, उसका भी खुद का बैंक अकाउंट रहेगा. मेरा खुद का लाइसेंस रहेगा, उसका भी खुद का लाइसेंस रहेगा. बट ऑफकोर्स ड्राइविंग लाइसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ. मेरा खुद का एक सिग्नेचर रहेगा, उसका भी खुद का एक सिग्नेचर रहेगा जिसको कॉमन सील बोला जाएगा. वो कंपनी एज अ होल भी सिग्नेचर करता है जिसको कॉमन सील बोलते हैं, देखेंगे आगे. इट कम्स टू हैव द ऑलमोस्ट सेम राइट्स एंड पावर्स एज द ह्यूमन बीइंग. कौन? इट मतलब कौन? कंपनी.
it comes to have almost the same rights and powers as the human being. Its existence is different and separate from that its members. कल जाके मुकेश अंबानी को, अपने मुकेश भाई को ये लगता है कि सुन ना, मैं काम करता हूँ, मेरे को बहुत बोर हो गया, जितना कमाना था मैं कमा लिया, कल से मैं रिलायंस बंद करता हूँ. ही डज नॉट हैव एनी राइट टू डू सो. वहां पे रिलायंस अलग हो गया, मुकेश अंबानी अलग हो गया. मुकेश अंबानी भले ही उसका फाउंडर या को फाउंडर होगा, को फाउंडर भी नहीं, सेकंड फाउंडर है. धीरूभाई अंबानी वॉज द फाउंडर, वो सेकंड स्टेप फाउंडर है, बट स्टिल उसके पास में कोई राइट नहीं है कि वो कंपनी को बंद कर सके, क्योंकि यहाँ पे कंपनी लॉ ने शुरू किया था, तो कंपनी बंद भी लॉ ही करेगा. एक इंसान उसको अकेला बंद नहीं कर पाएगा. A company can have its own property, can have its own bank account, can raise loan, can incur liability, can enter into any contract. ठीक है. It is at law a person is different altogether from the subscriber to the memorandum of association. जामल मत करना, MOA, मोवा आणि ओवा मत करना इसको. ईशा है ना कि गई? हाँ. MOA, that is memorandum of association. AOA is articles of association. तुम्हारे इसमें लिख के रख लेना, ये वहीं पे ऊपर कहीं पे भी जगह मिले वहाँ पे. भैया ऑनलाइन में भी टाइम पे नहीं आता है. फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अब लेट्स से मुझे एक कंपनी फॉर्म करनी है. ईशा को एक कंपनी फॉर्म करनी है इन द नेम ऑफ जो एक पर्टिकुलर बिजनेस करती है. लेट्स से इट इज इन द बिजनेस ऑफ क्राफ्ट्स. अब ईशा को जब कंपनी फॉर्म करनी है ना, तो ईशा क्या करेगी, कंपनी फॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक अथॉरिटी के पास जाएगी जिसका नाम है आरओसी. आरुषि नहीं, आरओसी, दैट इज नोन एज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक बिल्डिंग होती है, एक अथॉरिटी है. ठीक है, तो आप एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में जाओगे. जैसे आरओसी मुंबई में है, आरओसी पुणे में है, आरओसी नागपुर में है, आरओसी दिल्ली में है, आरओसी कोलकाता में है, आरओसी चेन्नई में. डिपेंड करता है, हर स्टेट में अलग अलग जगह पे मिलेगा आपको आरओसी. वो आरओसी के पास में जाएगी और आरओसी को पास में जाके बोलेगी कि मुझे कंपनी फॉर्म करना है. सर हम आरओसी के पास क्यों जा रहे हैं? बिकॉज दैट इज द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. अगर आपको कंपनी बनानी है तो आपको कंपनी के पास में जाना पड़ेगा ना, जो अथॉरिटी है कंपनी की. अगर आपको सीए करना है तो आप सी के अथॉरिटी के पास जाके रजिस्ट्रेशन करोगे ना. सीएस करना है तो सीएस के अथॉरिटी के पास में जाकर रजिस्ट्रेशन करोगे. सीएस करना है तो बीकॉम वाले के पास तो नहीं जाओगे ना, और बीकॉम करना है तो इंजीनियरिंग वाले के पास नहीं जाओगे. सबका अपना अपना एक अथॉरिटी दिया हुआ है, डेलीगेट किया हुआ है. तो ईशा उसके पास में पहुंचती है, आरओसी के पास में, और उसको बोलती है मुझे कंपनी फॉर्म करना है. सामने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कौन से टाइप की कंपनी फॉर्म करना है. जैसे ऊपर अपन ने अभी थोड़ा बहुत ब्रीफ में देखा था कि इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी, इट कुड बी अ पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, वॉट एवर द केस में भी. अभी के लिए समझ के चलते चलो पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी मतलब जो लिस्टेड होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे नीचे जो पट्टी चलती है ना, दैट आर लिस्टेड कंपनी, उसके शेयर्स मिलते हैं. प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं मिलेंगे. आरजी क्लासेस के तुमको शेयर नहीं मिलने वाले, लेकिन रिलायंस कंपनी के तुमको शेयर्स मिलेंगे. तो ये हो गया प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी. तो जब ईशा आरओसी के पास जाएगी और बोलेगी मुझे अपनी कंपनी फॉर्म करना है, तो आरओसी सबसे पहले पूछेगा तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है. तो उसने नाम बता दिया कि इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपकी कंपनी काम क्या करने वाली है. भाई मेरी कंपनी ये काम करने वाली है. अभी ये तो चल इजी है, क्राफ्ट्स. अब व्हाट डू मीन बाय क्राफ्ट्स? जो बिजनेस कर रहा है उसको समझता है क्राफ्ट्स, जो बिजनेस नहीं कर रहा है उसको क्या पता क्राफ्ट्स मतलब क्या होता है. मैं इसको स्मगलिंग समझाता हूँ, मैं दूंगा क्या उसको लाइसेंस काम करने का. तो क्राफ्ट्स को मैं उसको बोलूंगा डिफाइन क्राफ्ट्स.
तो उसको एक प्रोफार्मा बना के देना पड़ेगा मुझे, जिसमें वो बताएगी कि हम क्या करेंगे। हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, हम उससे क्विलिंग करेंगे, हम उसको सेल आउट करेंगे। सेल आउट कैसे करेंगे हम? थ्रू मीडिया एंड मार्केटिंग। कैसे करना है, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, इतनी पंचायती नहीं देना है उसको। उसको सिर्फ ये बताना है कि हम करने क्या वाले हैं। उसके बाद में वो पूछेगा कि भाई आपका ऑफिस कहाँ रहेगा, पूरे इंडिया में ऑफिस कहाँ रहेगा, इंडिया में रहेगा कि इंडिया के बाहर रहेगा, ऑफिस बताओ हमको कहाँ रहेगा। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे। अच्छा, इसमें आप कितना कैपिटल लाओगे, पैसा कितना लगाओगे। अभी ये ओरली तो कोई बोलेगा नहीं ना, आरओसी को क्या याद थोड़ी रहने वाला है, और वो बोलेगा तो क्या लिखते थोड़ी बैठेगा, कोच ट्यूशन क्लास में तो बैठा नहीं है। आरओसी है ना, क्या बोलेगा आरओसी? ईशा को बोलेगा एक काम करो, मुझे एक पेज पे ये सारे पॉइंट्स लिख के दे दो, ये सारे पॉइंट्स लिख के दे दो, ताकि कल जाके अगर मेरे पास में सपोज कोई थर्ड पर्सन आता है, सपोज एक रिया नाम से बंदी आती है, और रिया नाम की बंदी इंक्वायरी निकालती है कि सर ये इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड नाम की कोई कंपनी है जिसके मुझे शेयर्स परचेस करना है, बट आई डोंट नो ये कंपनी करती क्या है और जस्ट इनकॉर्पोरेट हुए, तो गूगल पे भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, सर्च इंजिन सभी आए, लेकिन कंपनी तो पिछले 50 सालों से चले आ रही है, तो मुझे नहीं पता, तो मैं इसका क्या करूं। तो वो आपको है ना, आरओसी क्या करेगा, जो ईशा ने उसको डॉक्यूमेंट दिया था ना, वो डॉक्यूमेंट निकाल के उसको पढ़ने के लिए दे देगा कि ये है कंपनी, ये कंपनी के पिलर्स है। बेसिकली कंपनी में क्या नाम रहेगा, कंपनी का क्या काम रहेगा, कंपनी कहाँ सिचुएटेड रहेगी, कंपनी में कितने लोग रहेंगे, कंपनी का कितना स्टाफ रहेगा, मिनिमम एज ऑफ नाउ कितना स्टाफ है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो देगा ना, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज नोन एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट while you are incorporating a company। अगर आपके पास में MOA नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है, तो nobody will accept you to form your own company, चाहे फिर आप प्राइवेट बनाओ या पब्लिक कंपनी बनाओ, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट, सपोज इसने कंपनी फॉर्म कर दी, बट कंपनी का एक टाइमिंग रहेगा, कंपनी का स्टाफ का एक टाइम रहेगा, कंपनी का एक स्टाफ को पैकेजेस कितना देना है वो रहेगा, वो कंपनी में कितने लेबर काम करेंगे, कितने एम्प्लॉयज काम करेंगे। लेबर 14 ईयर्स के नीचे नहीं होने चाहिए और 18 ईयर्स के नीचे नहीं होने चाहिए, ना वो माइनर होने चाहिए, ना वो अडोलेसेंट होने चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन एमओए में क्यों दूंगा? अगर मुझे शेयर में इन्वेस्ट करना है तो उसके यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, इससे मुझे क्या लेना देना। मुझे तो इससे लेना देना है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी काम क्या करती है, ये मेरे को लेना देना है। तो ये जो डिटेल वाली पंचायती है ना, जो मेरे शेयर्स को परचेस करते टाइम डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आएंगे, ये मेरा लिखा रहता है एओए में, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तुम्हारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए थे, और एमओए इज द मेन पिलर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। समझा एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है? एमओए को एमओए ही बोलना, हाथ जोड़ता हूं, मौवा औवा मत करना। MOA AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इट इज एट लॉ। हम थे फीचर्स ऑफ कंपनी में, फर्स्ट फीचर हम थे सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, कंपनी का मालिक अलग। इट इज एट लॉ a person is different altogether from the subscriber to the memorandum of association. Its personality, its मतलब company's personality is distinct and separate from the personality of those who compose it, जिसको नाम होता है promoter, the one who seeds the idea of opening a company, ईशा। Even members can contract with the company, but of course ना members भी तो contract कर ही सकते कंपनी के साथ। Acquire right against it or incur any liability for it. For the debts of the company, debts है रे गधेड़ो, debts मत करना उसको, be silent है। For the debts of the company, only its creditor can sue it। जो कॉमर्स में आने के है, sue मतलब केस फाइल करना, सूट, लीगल सूट, लीगल एक्शन फाइल करना, गंदा नाम नहीं है। एंड नॉट इट्स मेंबर, क्रेडिटर कैन ओनली सू इट एंड नॉट इट मेंबर। आप खुद की कंपनी है तो आप अपनी कंपनी पे केस फाइल नहीं कर सकते हो, ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन फाइल द केस ऑन योर कंपनी। अब क्रेडिटर्स मतलब कौन? क्रेडिटर्स मतलब मैंने जिनसे माल लिया है, मुझे उनको पैसा देना बनता है। डेटर्स मतलब कौन? जिसको मैंने माल बेचा है, उनसे पैसा लेना बनता है। क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ता है, लाइबिलिटी है। डेटर्स से पैसा लेना है, एसेट है। ठीक है, अ कंपनी इज केपेबल, ये वापस वही वाले पॉइंट है। अ कंपनी इज केपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग, डिस्पोजिंग ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, ओन नेम। ठीक है, ऑल्दो द कैपिटल, जैसे बहुत सी बार सुना होगा अपन ने कि जिसके घर में बिजनेस है पर्टिकुलर, तो वो बोलते हैं कि ये चेक देना है किसके नाम पर दूं, कंपनी के नाम पे दूं या प्राइवेट नाम पे दूं।
मतलब क्या होता है, क्यों? क्योंकि कंपनी का बैंक अकाउंट अलग है, मेरा बैंक अकाउंट अलग है, तो आप कौन से बैंक में, आप कौन से एंटिटी का चेक दे रहे हो? मेरे नाम का चेक दोगे तो सिर्फ वो मेरे अकाउंट में ही जाएगा, लेकिन अगर आपको कंपनी के नाम का देना है तो आपको उसका अलग से बैंक अकाउंट खोलना है। तो कंपनी अलग है, मैं अलग हूं। A company is capable of owning, enjoying, and disposing of property in its own name, although the capital and assets are contributed by the shareholders. ध्यान रखना, although the capital and assets are contributed by the shareholder, the company becomes the owner. The company becomes the owner of its capital and asset. The shareholders are not private or joint owner of the company's property. एक बार आपने वो एसेट कंपनी को दे दी, अब आप उसके ओनर नहीं बचे, अब ओनर कंपनी है। सर कंपनी और मैं एक ही तो है, आखिर रिलायंस और मुकेश अंबानी एक ही तो है? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, सेपरेट लीगल एंटिटी है। मुकेश अंबानी अलग हो गया, कंपनी अलग हो गई। आया दाल में? A member does not have even an insurable interest in the property of the company. Leading case on this point is Macura versus Northern Assurance Company Limited. Fact of the case: M was the holder of nearly all except one of the shares of Timber Company. M जो था उसने टिम्बर कंपनी नाम के सारे शेयर्स, ऑल शेयर्स एक्सेप्ट वन, एक शेयर नहीं लिया था, चल ठीक है ना। 10 लाख शेयर हो गए या 1 लाख शेयर हो गए तो 99,999 उसने अपने पास में रखे थे, एक किसी और ने होल्ड करके रखा था। एम ने टिम्बर नाम की कंपनी के सारे शेयर्स लेके रखे थे। ही वॉज ऑल्सो अ मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। इसने क्या किया था, इसने एट द सेम टाइम कंपनी को कोई माल बेचा होगा। वॉज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ठीक है, मतलब एम पैसा लेगा टिम्बर से। In his own name, the timber was lost in a fire. M claimed insurance compensation. टिम्बर का जो भी टिम्बर था वो लॉस्ट हो गया इंश्योरेंस में, लॉस्ट हो गया फायर में, तो उसने कंपेंसेशन क्लेम किया। Held the insurance company was not liable to him as no shareholder has right to any item of the property. एज अ शेयर होल्डर अगर आप क्लेम करोगे अपना पैसा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, बट हाँ आप एज अ क्रेडिटर क्लेम करोगे तो आपको मिलेगा। तो भी बोलना है कि आप बीइंग अ मेंबर आप कंपनी पे केस फाइल नहीं कर सकते, बीइंग अ क्रेडिटर आप कंपनी पे केस फाइल कर सकते हो। समझा कि चाइनीज मूवी चली? पक्का? ठीक है। हाँ, कौन बोला? लोकेश बोला। बोल भाई लोकेश, तरस गई तेरी आवाज सुनने के लिए। हाँ, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि लिक्विडिटी क्रंच ना? डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी मतलब सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तू सेल कर, लीज कर, सेल एंड लीज बैक कर, तू उसको रेंट पे दे दे। डिस्पोज करना मतलब मेरे पास से छोड़ देना, उसका राइट रेलिंक्विश करना, दैट इज डिस्पोज ऑफ। इन सिंपल वर्ड्स बेचना समझ ले। समझा? हाँ हाँ। सबके पास नोट्स है ना? पहले मेरे को एक बार यहाँ तक पहले खुद से पढ़ के दो एक बार, फिर सेकंड पॉइंट पे चलते, परपेचुअल सक्सेशन पे। रिया सो मत। ऊपर कृतिका बस लेटने वाली है, 5 मिनट रुक तू। नहीं सो रही हूँ मैं, पर ये
चलो हुआ। सर। हाँ कौन है ये? ईशान है। हाँ सर। हाँ सर वो फॉर्म वापस से भरना पड़ेगा एग्जाम के? अभी देगा तू एग्जाम, रुकने भाई, तू शांति रखने। तेरे को इसमें कोई क्वेरी है तो बोल। तेरे को तेरे पैसे चाहिए क्या वापस एग्जाम फॉर्म के? नहीं। नहीं ना, वो कैरी फॉरवर्ड होंगे आगे, वापस भरना पड़ेगा तुमको। सेकंड फॉर्म आएगा तब भरना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर्स चेंज हो जाएंगे लोगों के। ओके। चलो चलो, अगर तुमने ये बनाया होगा तो ये समझना, हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़े, उसके बाद में फीचर्स ऑफ कंपनी पे आए थे। फीचर्स ऑफ कंपनी में पहले सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा, अब अपन सेकंड वाले कॉन्स पे जा रहे हैं, दैट इज़ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है? ईशा ने कंपनी बनाई, बियॉन्ड एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। कल जाके ईशा मर जाती है, ठीक है? नहीं खुश नहीं हो रहा हूँ मैं ईशा, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि कल जाके ईशा मर जाती है तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी बनाया था, धीरूभाई अंबानी मर गया तो क्या रिलायंस कंपनी बंद हो गई? रिलायंस कंपनी धीरूभाई अंबानी के बाद में मुकेश अंबानी ने संभाला। मुकेश अंबानी मर जाए तो उसका बेटा संभालेगा, उसका बेटा मर जाए तो कोई और बेटा संभालेगा। सर उसको बेटा ही नहीं हुआ, बेटी हुई तो बेटी है तो बेटी है, तो उस पर मत जाना, अभी फेमिनिज्म में मत जाना। सर उसको कोई बच्चा ही नहीं हुआ, उसको कोई सन ही नहीं है, उसको कोई लीगल हेयर ही नहीं है। सेम विद द केस ऑफ रतन टाटा, रतन टाटा इज अडॉप्टेड। अब रतन टाटा की शादी नहीं हुई है तो नॉर्मल केस में बच्चा भी नहीं है, नॉर्मल केस में तो उसका सीईओ बना साइरस मिस्त्री, हु इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ टाटा कंपनी। टाटा सन्स का लार्जेस्ट शेयर होल्डर इज साइरस मिस्त्री, तो उसको सीट ऑटोमेटिकली उसको मिल गई। बेसिकली सीईओ कौन बनता है उस कंपनी का? एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनता है? जो उस कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स होल्ड करता है, या फिर जो डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। जैसे एक डायरेक्टर अनेक डायरेक्टरानी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गाउठीपन मत लाना, एक डायरेक्टर अनेक डायरेक्टर आकर के, एक डायरेक्टर मैनी डायरेक्टर्स आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको डिसाइड करेंगे कि ये बंदा या ये बंदी बेसिकली इस सीईओ होल्ड करने, सीईओ वाली पोजीशन होल्ड करने के लायक है, वो बंदा या वो बंदी सीईओ या एमडी बनता। परपेचुअल सक्सेशन मतलब जस्ट बिकॉज कंपनी का मालिक मर जाए दैट डजंट मीन कि वो एंटिटी बंद हो जाएगी। एंटिटी फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलती रहेगी जब तक लॉ उसको बंद ना करे, या जब तक आप लॉ को रिक्वेस्ट ना करो कि हमारी कंपनी हम बंद करना चाहते हैं। एग्जाम्पल किंगफिशर, एग्जाम्पल सत्यम, एग्जाम्पल बीएसएनएल। बीएसएनएल ने अपने आप को लिक्विडेट करने के लिए प्रोपोगंडा डाला था जो रिजेक्ट हो गया। एग्जाम्पल हच, हच नाम की कंपनी पता है? वो कुत्ता जो आ रहा है वो हच का आ रहा है, वोडाफोन के जूजू आते थे, करेक्ट? तो ये जो पग पग जो अपन देखते हैं दैट वाज हच कंपनी का ब्रांड। तो हच कंपनी खत्म हो गई, तो खत्म क्यों हुई? क्योंकि दैट गॉट मर्ज, दैट गॉट एक्वायर्ड बाय वोडाफोन इंडिया। वोडाफोन को हो सकता है कोई और थर्ड पार्टी आके खरीद ले, जैसे वोडाफोन ने आइडिया को खरीद लिया, बट आइडिया भी है और वोडाफोन भी है, बट क्या वोडाफोन के साथ में हच भी है? नहीं, हच का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। यहां पे एक्विजिशन था, यहां आइडिया वोडाफोन का मर्जर है। मतलब कंपनी, ऐसा नहीं होता कि मालिक मर जाए तो कंपनी बंद होती है। ये परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल मींस कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूअसली सक्सेशन में जाती जाएगी अनलेस एंड अनटिल उसको लॉ खत्म कर देवे, ठीक है? परपेचुअल सक्सेशन क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी। सीए वालों, मेन सीएस वालों को तो ये आएगा, एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव आएगा, और आर्ट्स वाले बट ऑफ कोर्स उनको भी लिखने के लिए आएगा। perpetual, what are the features of the company? First, separate legal entity. Second, perpetual succession. Members may die or change, but the company goes on till it is wound up on the ground specified by the act. The shares of the company may change hands indefinitely, but that does not affect the existence of the company. Since a company is artificial person, created by the law, law alone can bring an end to its life, ठीक है? Its existence is not affected by the death or insolvency of its member. Insolvent होना means bankrupt होना। अगर आप bankrupt भी हो जाते हो that doesn't mean कि कंपनी बंद हो जाएगी। जैसे कि किंगफिशर,
किंगफिशर इज अ ब्रांड, किंगफिशर इज अ होल्डिंग कंपनी, किंगफिशर इज अ पेरेंट कंपनी। किंगफिशर के अंदर अलग अलग एंटिटीज है। जैसे टाटा कंपनी की बात करूँ तो टाटा कंपनी में टाटा मोटर्स भी है, टाटा टीसीएस भी है, टाटा टिस्कॉन भी है, टाटा स्टारबक्स भी है, टाटा जगुआर भी है, टाटा तनिष्क भी है। टाटा इज अ होल्डिंग कंपनी, इज अ ब्रांड कंपनी, उसके अलग अलग चाइल्ड कंपनीज है। तो किंगफिशर भी सेम है। किंगफिशर की एयरलाइंस बंद हुई है, किंगफिशर बंद नहीं हुआ है, दारू तो अभी भी बेच ही रहा है भाई साहब। तो और जो हमारे श्री श्री विजय माल्या जी है वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, बट विजय माल्या इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या किंगफिशर बंद हो गई? नहीं, किंगफिशर तो अभी भी चल रही है बिकॉज इट इज इन द एग्जिस्टेंस ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है। थर्ड इज योर लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी कितनी होगी आपकी कंपनी की? बेसिकली आप कंपनी में इन्वेस्ट, आप कंपनी के मेंबर्स कैसे बनते हो? व्हेन यू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी, करेक्ट है? शेयर्स ऑफ द कंपनी, शेयर 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 शेयर, दिस इज द शेयर सर्टिफिकेट ऑफ रिलायंस कंपनी। आप जब भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, लेट्स आप कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, आप उसको फिजिकल डिलीवरी के लिए अप्लाई करो। अब आजकल फिजिकल डिलीवरी में शेयर्स नहीं मिलते, आपके डीमैट अकाउंट में जाके स्टोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिजिकल डिलीवरी चाहिए तो यू हैव टू अप्लाई टू एनएसडीएल और सीडीएसएल कि प्लीज़ मुझे आप फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दे दो। इस तरीके से शेयर सर्टिफिकेट दिखता है, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपये, लेकिन आप उसको परचेस कर सकते हो मार्केट रेट पे, जो अभी चल रहा है 1600 रुपये के करीब, करेक्ट है? तो जब आप कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हो तो आप कंपनी को क्या बोलते हो? कंपनी तेरे शेयर का प्राइस कितना है? लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कंपनी का शेयर प्राइस इज 100 रुपीज। कंपनी का शेयर प्राइस इज 100 रुपीज। तो कंपनी क्या करती है ना, एक साथ पूरा पैसा नहीं मंगवाती है, क्योंकि एक साथ पूरा पैसा मंगवा दिया तो ये 100 रुपये मेरे पास में आ गया। जब ज्यादा पैसा आता है तो ज्यादा इच्छा होती है खर्चा करने की, तो मैं इसको उठा के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा या कहीं ना कहीं खर्चा कर दूंगा। इन द सेम मैनर कभी भी देखो, लेट्स से मैं अगर फीस चार्ज कर रहा हूं तो मैं क्या बोलता हूं ना, एक काम करो, आप एट अ टाइम भी भर सकते हो या इंस्टॉलमेंट भी भर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं? आप वन टाइम पेमेंट कर दोगे तो वो मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, और अगर आप मुझे पार्ट पेमेंट्स करोगे तो मैं अगर हर मंथ के फर्स्ट डेट को आपसे पैसा मंगवा लूं तो मुझे जो भी 3 तारीख 4 तारीख को खर्चा करना है उसके लिए पैसा 1 तारीख को ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये खर्चा करने के लिए मैं पैसा कहां से लाऊं, 1 तारीख को पैसा आने वाला है आपकी इंस्टॉलमेंट का। इन द सेम मैनर कंपनी भी जो शेयर है ना, 100 रुपया एक साथ नहीं मंगवाएगी आपसे, आपको बोलेगी एक काम करो अभी के लिए मेरे को खाली 30 रुपया दे दो। फिर हम आपको कॉल करेंगे, कॉल करके बोलेंगे एक काम करो ना, मुझे और 40 रुपये भिजवा दो। आपने 40 रुपये भिजवा दिया। उसके बाद में अगर कंपनी को काम नहीं पड़ा, कुछ काम नहीं है अभी पैसों का, तो 2 साल तक आपको तंग भी नहीं करेगी। फिर तीसरा साल जाके बोलेगी एक काम करो ना, मुझे 50 रुपये भिजवा दो। इस केस में आप 50 रुपया कंपनी को पे करोगे क्या? जिनको गणित नहीं आता है, 30 + 40 70 रुपीज, 70 + 50 इज 120 रुपीज। 100 रुपए की चीज के लिए आप 120 रुपए क्यों पे करोगे ना? एक्स्ट्रा पैसा क्यों पे करोगे? पे करना तो मैं मेरा अकाउंट देता हूँ, उसमें ट्रांसफर कर दो। बट जब आपका अमाउंट ही 100 रुपीज का है तो आप उससे ज्यादा पे क्यों करोगे? तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी कितनी आ गई? आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई या अनलिमिटेड हो गई? योर लाइबिलिटी गॉट लिमिटेड। लिमिटेड अप टू व्हाट? टू द अनपेड अमाउंट ऑफ योर शेयर। जब आपने 30 रुपया पे किया था तब आपकी लाइबिलिटी कितनी बची थी? यहाँ पे आप कितना पे करोगे? 30 रुपीज, करेक्ट है? मतलब आपका इंस्टॉलमेंट आएगा 30 40 30। जब आपने 30 रुपीज पे किया था तब आपकी लाइबिलिटी कितनी बची थी? 70 रुपीज की। जब आपने अगली बार 40 रुपीज पे कर दिया था, अब आपकी लाइबिलिटी कितनी बची है? खाली 30 रुपीज की इंस्टेड ऑफ 70 रुपीज। तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो रही है। ऐसी कंपनीज को बोला जाता है अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जहां पे आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड कॉल्ड अमाउंट ऑन योर शेयर। समझा? लाइबिलिटी टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। कंपनी टोटल 3 टाइप की हो सकती है, 3 टाइप की लाइबिलिटी हो सकती है। एक लाइबिलिटी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, खत्म, जो अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा। एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। वो गारंटी वाली कंपनी में क्या होता है ना, आप कंपनी को गारंटी देते हो कि सुना, कल जाके अगर तेरे को जो भी नुकसान हुआ ना, भली मैंने शेयर एक ही लिया है तुझसे, मेरी लाइबिलिटी 70 रुपए की ही है,
बट मैं इसके अलावा तेरे को एक और ये देता हूँ, अश्योरिटी देता हूँ, एक और तुझे गारंटी देता हूँ कि कल जाके अगर तेरी कंपनी डूबती है तो मैं तेरे को 2 लाख रुपए देगा। सर क्यों देगा? अरे उसके बदले में मैं कंपनी से एक्स्ट्रा चीज़ें भी लूंगा ना, बट ऑफ कोर्स मैं हो सकता है वोटिंग राइट ज़्यादा लूँ, मैं हो सकता है डिविडेंड ज़्यादा लूँ, मैं हो सकता है उनसे चार्जेस कम करवाऊँ, मैं हो सकता है कंपनी के साथ में कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब व्हेन यू गिव्स गारंटी ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट टू द कंपनी, कि आप जब भी लिक्विडेट होगे, ये गारंटी का अमाउंट कंपनी कब लेगी? जब भी वो कंपनी बंद होने के कगार पे, उसके पहले नहीं ले सकती। ऐसा नहीं कि मेरा मन हुआ सुनना, एक काम करता हूँ, डायरेक्टर सोचता है, मुकेश अंबानी सोचता है, अरे यार बहुत दिन हो गए मैंने नीतू को कुछ दिया नहीं। नीतू मतलब तुम्हारे लिए क्या है, नीता अंबानी है, हाँ। तो मैंने बहुत दिन हो गए नीतू को कुछ दिया नहीं, तो चलो एक काम करता हूँ, शेयर होल्डर से जो 70 रुपया बचा था ना 30 के बाद में, तो वो 70 रुपये में से 40 रुपया मंगवा लेता हूँ, ऐसे 1 करोड़ लोगों से मंगवा लेता हूँ, तो 40 इंटू 1 करोड़ इज 40 करोड़ रुपीज। 40 करोड़ रुपया मंगवा लिए, और गारंटी का तो अमाउंट बोल ही रहा था, तो गारंटी अमाउंट सब मिला के इनका हो गया 2 करोड़ रुपए। तो 40 करोड़ और 2 करोड़ ऐसा मिला के 42 करोड़ लेके आ जाता हूँ। आप 40 करोड़ तो मंगवा सकते हो अगर वैलिड रीजन हो तो, बट ऑफकोर्स पर्सनल यूज के लिए कोई नहीं देगा, बट स्टिल आप 40 करोड़ तो मंगवा सकते हो, लेकिन ऊपर का 2 करोड़ जो आपने गारंटी के लिए दिया ना, वो आप नहीं क्लेम कर सके, क्योंकि वो क्लेम तभी होगा जब आपकी कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है। ठीक है। एंड लास्ट इज अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब जहां पे आपकी लाइबिलिटी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सर उस केस में हम लाइबिलिटी कैसे कंसिडर करते हैं? सिंपल है। सपोज एक कंपनी है जिसमें 1 लाख शेयर होल्डर्स है, ठीक है। कंपनी का नुकसान हुआ होगा इतने रुपए का टोटल, दिस इज अ लॉस, ये लॉस है। कंपनी लोगों से पैसा कितना बुलाएगी? सिंपल है, कितना हो रहा है ये? 3 2 5 2 7, 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख, जितना भी रुपया आ रहा है पर हेड उसको उतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बात खत्म। सर लेकिन मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, एग्जांपल लेते हैं, 3 जीरो काटे, 3 जीरो काटे, 2 जीरो काटे, 2 जीरो काटे, मतलब हर एक इंसान को कितना पे करने आने वाला है? 10,000 रुपया। 10,000 एवरीबडी विल हैव टू पे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सपोज मैं गरीब इंसान हूं, मेरा टोटल, मेरे पास में टोटल पूंजी ही मेरी 500 रुपए की है, मतलब इसमें मेरा घर गाड़ी सब आ गया। सॉरी बॉस, आपको अपना घर भी बेचना पड़ेगा, आपको अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़ेगी, आपको जितनी पर्सनल आइटम्स है सब बेचनी पड़ेगी, और जितना हो सकता है उतना पूरा अमाउंट आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। दैट कंपनी इज नोन एज अनलिमिटेड कंपनी। सर मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा ही क्यों? विथ हायर रिस्क कम्स हायर रिटर्न, बट ऑफकोर्स जितनी आपको दो कंपनीज में ऊपर के रिटर्न मिल रहा है उससे कई गुना ज्यादा आपको इस अनलिमिटेड कंपनी में मिलेगा। एंड इट इज क्वाइट लॉजिकल टू से दैट कि इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा रहेगा। बट ये एक टाइप की कंपनी, आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, हमने कोई आपको जबरदस्ती नहीं किया है। कंपनी एक्ट बोलता है ऐसी टाइप की भी अगर आपको कंपनी बनाना है तो यू कैन डू सो। समझा? हाँ, बहुत बनी है, लेकिन वो सारी कंपनीज अपने घर वालों के अंदर ही होती है, मतलब घर घर की मेंबर्स होते हैं उसमें, बाहर का कोई इंसान इन्वेस्ट करने को नहीं देखता उसमें, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड पैसा बोरो कर सकता है, उसको लोन बहुत इजीली मिलता है। तो जिसको ज्यादा पैसा कमाना है, जिसको ज्यादा भूख है पैसा कमाने की, वो बहुत सारे लोग अनलिमिटेड कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। आया ख्याल में? तो बेसिकली कंपनी की लाइबिलिटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स ऑफ लाइबिलिटी: अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड एन अनलिमिटेड कंपनी। एक बार ये लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ो अभी के अभी, फिर नेक्स्ट इस पे चलते हैं। चलो हुआ।
फोर्थ इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वही जो ऊपर पड़ा वापस से वही चीज़ है. ये देखिए आदमी है, इसने भी कपड़े पहने हैं, बट ये रोबोट है. दैट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. इट इज अ लीगल पर्सन बट इट इज इन द क्लॉथ ऑफ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. A company is an artificial person as it is created by the process other than the natural birth. It is a legal or a judicial as it is created by law. It is a person since it is clothed with all the rights of an individual. कृपया करके कोई आड़ा दिमाग नहीं लगावे कि ऐसी कौन सी कंपनी हमने तो देखा नहीं सूट बूट में. अरे गधेड़े से दिखेगी नहीं, कह रहे ओ देख क्या कंपनी जा रही है माशाल्लाह. ऐसा नहीं मिलने वाला है तुमको कोई. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है. उसको जो इंसानों को राइट्स मिले वही उसको राइट्स मिले. Further, the company being a separate legal entity, ऊपर first वाला point पड़ा, can own a property, can have bank account, can raise loan, can incur liability, can enter into a contract. Even a member when come to contract with the company, acquire right against it or incur liability to it. It can sue and be sued in its own name. It can do everything which a natural person can do. कृपया करके कोई छपरी चीजें ना पूछे. सर वो स्विमिंग कर सकता है क्या, वो खाना खा सकता है, क्योंकि नेचुरल इंसान तो वो खा सकता है. मैं लीगलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. एक्सेप्ट बी सेंट टू जेल, कंपनी को जेल में नहीं भर सकते. कैसे पकड़ के लेके जाओगे भाई साहब. इट कैन नॉट टेक एन ओथ, उसको कट घर में खड़े रख के नहीं बोल सकते हो बोल कंपनी जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी. पॉसिबल ही नहीं है बोलवाना. मैरी और प्रैक्टिस, उसको शादी नहीं करवा सकते. क्या बोलोगे, आइडिया ने वोडाफोन के साथ शादी करी, उसको मर्जर बोलते हैं, शादी नहीं बोलते. ठीक है. इट कैन नॉट प्रैक्टिस अ लर्न प्रोफेशन, कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं कंपनी पढ़ रहा हूं. कंपनीज एक्ट पढ़ सकते हो. कंपनी कैसे पढ़ते हो भाई साहब, कंपनी की बिल्डिंग के सामने खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तुम कुछ. कंपनीज को प्रोफेशन में पढ़ना अलग, कंपनी एक्ट पढ़ना अलग. हेंस इट इज अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस. as the company is an artificial person, it can only act through some human agencies which are known as directors. एक डायरेक्टर, जब बहुत सारे डायरेक्टर एक रूम में बैठते तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. The directors cannot control the affairs of the company and acts its agency, but they are not the agents of or members of the company. याद रखना, मुकेश अंबानी तुम्हारा पैसा यूज करके, तुम्हारा बट ऑफ कोर्स ना, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया तो मेरा पैसा यूज कर रहा है ना, भले 1500 रुपए दिया है ना भाई साहब, एक शेयर तो लिया है ना उसका. मेरे 1500 रुपए की वजह से वो गाड़ी में अपने पेट्रोल डलवा के घूम रहा है. याद रखना एक चीज को. तो भली मेरे शेयर्स, मेरे पैसे यूज करके वो काम कर रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा एजेंट हो गया कि मैं उसके बाद जाके बोलूँ है मुझे सुनना एक काम कर, मैं नीचे उतर रहा हूँ, गाड़ी पहुंच के दे दे. नहीं. ऑल्दो इट वर्क्स ऑन माई मनी बट दैट पर्सन इज नॉट एजेंट ऑफ द मेंबर. वो आपका दल्ला नहीं है. ठीक है. डायरेक्टर इज नॉट एन एजेंट ऑफ एनी मेंबर. तो कृपया उसको वैसे ट्रीट मत करना. द डायरेक्टर कैन ईदर on their own or through the common seal of the company can authenticate its formal acts. But of course company, मैंने बोला था ना कंपनी भी साइन करता है. कंपनी का हाथ तो है नहीं, तो साइन कैसे करता है, थ्रू कॉमन सील. ये देख कॉमन सील ऐसी दिखती है. ये देखिए ऐसा गोला है, ये सर्कल दिख रहा है, आपको पेपर उसमें डालना है, उसको प्रेस करना है. दैट इज अ कॉमन सील. पहले के जमाने में मोहर होते थे, कभी पुराने सीरियल वीरियल देखे होगे तो उसमें आता था मोहर. वो मोहर क्या है, वो मोहर को आज अपन कॉमन सील बोलते हैं. ठीक है. Thus a company is called artificial legal person. अच्छा, अब मैंने ये पॉइंट वाइज क्यों दिया है, कल जाके अगर तुमको आ जाता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी, तो तुम सालो उसको हेडिंग तो लिख लोगे, उसके अंदर का मसाला भी लिखना पड़ेगा. तो मसाला ऑलरेडी तुमको जो मैंने पॉइंट कर करके दिए, तुमको यही लर्न करना है. रट्टा मत मारना, बट 4-5 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक लिखते आ जाएगा. कॉमन सील. अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बेस्ट आउट विद द बॉडी ऑफ अ नेचुरल बीइंग. उसको कोई बॉडी नहीं है, उसको शरीर नहीं है. देयरफॉर इट वर्क्स थ्रू द एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स which is known as directors. Common seal is the official signature of the company which is affixed by the officers and employees of the company on its every document. The common seal is the seal used by the organization as the symbol of its incorporation. सर, तो हर कंपनी को कॉमन सील रखना कंपलसरी है क्या? डेफिनेटली नॉट. एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, देख अब 2013 में आया, पहले 1956 था, उसमें उसको मजा नहीं आया तो उसने 2013 लाया. 2013 से भी वो बहुत बोर हो गया तो 2 साल में उसने 2015 का अमेंडमेंट लाया. अभी और तुम्हारा और थोड़ा बोर होगा तो 2017 इन पाइपलाइन है. अभी अगर जो अगला अटेम्प्ट पड़ेगा, मतलब आज से 1 साल बाद, उसको कंपनीज एक्ट 2017 पढ़ना पड़ेगा. हम 20 में खड़े ऑलरेडी. तब तक बोर हो जाएगा तो और एक नई एक्ट आ जाएगी, तुम पढ़ते रहना.
The Companies Amendment Act 2015 has made the common seal optional. Has made the common seal optional by omitting the words and common seal from the section 9 as to provide an alternative mode of authorization for the companies. This amendment provides that the document which need to be authenticated by the common seal will require to be done only if the company opts to have the common seal. अगर कंपनी ऑप्ट करती है कॉमन सील रखना तो आपको कॉमन सील रखना है. अगर आपको चाहिए कि आपकी कॉमन सील नहीं होनी चाहिए तो आप बिल्कुल नहीं रख सकते. सर उस केस में हम सिग्नेचर कैसे करेंगे? थ्रू डिजिटल सिग्नेचर. इसको DSC बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. पेनड्राइव जैसा होता है. जो फेस टू फेस क्लास में आया था मैंने उसको दिखाया था. पेनड्राइव जैसा होता है, वो पेनड्राइव जैसा दिखता है. कंप्यूटर में प्लग इन कर दो, वहाँ से आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है. आपको वो ये पूछता है, लॉगिन पूछता है, आपको अपना पासवर्ड डालना है, तभी वो डॉक्यूमेंट पे जाके अफिक्स हो जाएगा. सिंपल. इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, याद रखना, अगर कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है तो ये जो डिजिटल सिग्नेचर है ये किस किस को करना पड़ेगा? The authorization shall be made by 2 directors or by a director and a company secretary where the company has appointed a company secretary. या तो 2 डायरेक्टर को कर लो, और अगर उस कंपनी में 2 डायरेक्टर नहीं है तो 1 डायरेक्टर एंड मतलब प्लस 1 कंपनी सेक्रेटरी. और एंड में फर्क मानना रे, दोनों में से कोई एक की बात चल रही है, लेकिन नीचे वाले में दोनों होने चाहिए. CS भी होना चाहिए और डायरेक्टर भी होना चाहिए. करेक्ट है. अब तुम्हारे पास में इसका प्रिंट आउट नहीं है. आइडियली तुमने यहाँ पे एक समरी लिखना चाहिए इसी का, जो अभी तक तुमने पढ़ लिया उसका. उसके लिए स्पेस देके रखिए. मतलब तुम बेसिकली एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ोगे तो तुमको पहले के 6 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. 7वें पेज पे जो आया तुम्हारे पहले के 6 पेज कवर हो जाने चाहिए. ठीक है. अपन ने फर्स्ट देखा था इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद में देखा था फीचर्स. उसमें देखा पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर देखा परपेचुअल सक्सेशन, मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी. फिर लिमिटेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी 3 टाइप की देखी थी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी. फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वो एक डायग्राम था उसमें एक इंसान का, रोबोट का. और लास्ट है कॉमन सील. यहाँ तक का पड़ा. थर्ड इज यार लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल. स्कूबी डू में देखते थे ना कि विलन बेसिकली ये था, ये विलन था, जबकि ओरिजिनल विलन कौन होता था? उसके पीछे जो मास्क के पीछे जो बंदा होता था वो उसका ओरिजिनल विलन हुआ करता था. इन द सेम मैनर दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल. कैसा? अभी अपन ने देखा सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत कंपनी अलग होती है, कंपनी का मालिक अलग होता है. मतलब अगर कोई कांड कंपनी ने किया है तो मैं जेल में किसको डालूं? कंपनी को या कंपनी के डायरेक्टर को. चलो कंपनी जेल में नहीं जा सकती, लेकिन पेनल्टी तो लग सकती है ना उसके ऊपर. आप उससे फाइन तो कलेक्ट कर सकते हो ना. तो अगर कोई गलत काम होता है कंपनी के एंड पे तो आइडियली नुकसान भी कंपनी को भरना पड़ेगा. डायरेक्टर तो बोलेगा भाई मैंने थोड़ी किया है, ये तो कंपनी ने किया है. सर ऐसे थोड़ी, कंपनी और डायरेक्टर एक ही तो है. वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी है. कंपनी का डायरेक्टर अलग होता है, कंपनी अलग होता है. करेक्ट है. तो एक कंपनी है, सॉरी, ये एक कंपनी है. इसने क्या किया था कुछ सालों पहले, कुछ नहीं काफी सालों पहले, 2004-5 की बात कर रहा हूं मैं, आज से 15 साल पहले की बात. इसने क्या किया, शाना आदमी, ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी, दिस वाज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, एक नंबर बिजनेस चल रहा था. मतलब एक टाइम पे इसका एक बूम था कि अगर किसके शेयर खरीदना तो ये कंपनी के खरीदने का. आज 10 रुपए का खरीद, 5 दिन बाद में तो उसको 50 रुपए का बेचेगा. मतलब किसी ने अगर 1 लाख रुपए 2005 में इन्वेस्ट किया होगा, 5 दिन में वो 1 लाख का 5 लाख रुपए करके बाहर निकलता था. इतना बूम था एक टाइम पे इसका. दैट वॉज जस्ट अ बबल. तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने ना रोड पे सिम कार्ड बूथ्स लगाए. जैसे अभी भी देखते हैं अपन, ऐसे छतरी वाला एक आदमी बैठा रहता है रोड पे सिम कार्ड बेचते हुए. 300 का टॉक टाइम, फुल टॉक टाइम, 150 रुपये का सिम, 200 रुपये का टॉक टाइम मिलता है. इसने भी यही काम किया मस्त. ये सॉफ्टवेयर वाली कंपनी थी, सिम कार्ड से कोई लेना देना नहीं है. सुनना इसने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की. इसने क्या किया, सिम कार्ड बेचना शुरू किया. लोगों के पास में लोगों को रुकाया, बोला कि तेरे को अगर एयरटेल का सिम लेना है तो तू शोरूम में जाके कितने रुपए का सिम लेगा? 150 रुपये का ना, मैं तेरे को 5 रुपये में देगा.
तू मेरे को खाली 5 रुपए दे, मैं तेरे को सिम कार्ड फ्री देगा ये, और उसमें 150 का टॉक टाइम अलग। लोगों ने बोला पागल हो गया क्या, 5 रुपए में 150 का टॉक टाइम, तेरे को क्या पंचायती, मैं दे रहा है ना तेरे को, तू ले ले चुपचाप से। इसके लिए ना तेरे को सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, तुझे तेरा एक ये देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा, और एक आधार दे दे, आधार तो पहले नहीं था, मतलब पैन कार्ड दे दे, या राशन कार्ड दे दे, या वोटर आईडी प्रूफ दे दे, कोई भी एक आईडी प्रूफ दे दे मेरे को जिसमें मेरा फोटो होवे, और एक पासपोर्ट साइज फोटो अलग से, और ये वाले इस पे साइन कर दे। अब भाई बंदे तो पहले से मारवाड़ी थे, गुजराती भी थे, अभी वो ऑफेंड हो जाएगी नहीं तो कृतिका। तो इसने क्या किया, ये सारे लोगों ने क्या किया, 5-5 रुपए में सिम खरीदना चालू करी। बोले 5 रुपए में 150 का फायदा मिल रहा है, कौन देगा इतना बड़ा बेनिफिट, 30 गुना का बेनिफिट, तो लोगों ने लेना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, ऐसे ऑल ओवर इंडिया से सब लोगों के वोटर आईडी प्रूफ या आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो और उनकी सिग्नेचर जमा कर ली। उसका मेन इंटेंशन क्या था पता है, कि इनके सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जावे और इन लोगों के बैंक में अकाउंट खोल डाले। क्योंकि बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका कोई भी वोटर आईडी प्रूफ वगैरह चाहिए, आपकी सिग्नेचर चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, केवाईसी नॉर्म से इतना ही मांगता है आपसे। इसने उठा के बैंक में अकाउंट खोल दिया और उसको अपने कंपनी का एम्प्लॉय बता दिया। मतलब उस बंदे को, सपोज XYZ कोई बंदा है, उस बंदे को पता ही नहीं कि मैं उस कंपनी में, ये वाली कंपनी में काम भी कर रहा हूं, उसको नहीं पता, और उसके नाम का बैंक अकाउंट खुला पड़ा है। और वो कंपनी हर महीने इस बंदे के बैंक अकाउंट में पैसा डालती थी एज अ सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग TDS। टैक्स कटता है, पता होगा तुम लोगों को कि पेमेंट करने के पहले TDS कटता है, तो सैलरी पर 10% का TDS कटता है। 10% टैक्स कंपनी खुद से गवर्नमेंट को भर देती थी और बचा हुआ पैसा इसके बैंक अकाउंट में डाल देती थी। बाद में यही कंपनी का मालिक या कंपनी के लोग उसके बैंक अकाउंट से ATM से पैसा निकाल के लेके आ जाते थे। और सिंस कंपनी किसी को, सपोज RG क्लासेस इज गिविंग समबडी एल्स उसका पेमेंट, तो मेरे लिए तो वो खर्चा हो गया, सामने वाले के लिए कमाई हो गई, तो ये खर्चे का बेनिफिट मुझे मिलता है, उतनी मेरी इनकम कम हो जाती है, तो मेरा टैक्स कम हो जाता है। अगर मैंने ये खर्चा नहीं किया होता तो मेरे को टैक्स लगता है, कंपनी को टैक्स लगता है 40% पे। ये करते से मेरा खर्चा बढ़ गया तो मेरा टैक्स कम आ गया, और सामने वाले को मैंने टैक्स काट के दिया तो खाली 10% से काट के दिया। मतलब 10% का टैक्स भर के मैंने मेरा 40% का टैक्स बचा लिया। मतलब बेसिकली 30% का मेरे को बेनिफिट हुआ, प्लस मेरी 1 नंबर की कमाई ऑटोमेटिकली 2 नंबर की कमाई में टर्न हो गई, और ये 2 नंबर की कमाई ऑटोमेटिकली फिर से व्हाइट में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि जब मैंने उसके बैंक में पैसा डाला तो वो पैसा मैंने कैश में विड्रॉ किया। अब मैं इसका कुछ भी करूँ, किसको खर्चा देने का, इसको हिसाब देने का कोई टेंशन ही नहीं है। उसने ऐसा करके घोस्ट एम्प्लॉयज, इसको नाम दिया, इसको बोला गया, जब ये CBI के फ्रॉड इसमें आया, रेड में आया, इसको नाम दिया गया घोस्ट एम्प्लॉयज। क्योंकि उसके रजिस्टर में एम्प्लॉयज दिख रहे हैं, मेरे पास में है 1200 एम्प्लॉयज, जबकि वहाँ पे काम कर रहे हैं सिर्फ 70 एम्प्लॉयज। बचे हुए एम्प्लॉयज सिर्फ और सिर्फ उसने पैसा घुमाने के लिए किया, और ऐसा किया उसने अगले 7 साल तक, जिसे उसने ज़्यादा नहीं, खाली 317 CR पर एनम कमाना शुरू किया। 300 करोड़ रुपया पर एनम, ऐसा उसने 7 साल किया। 300 × 7 निकाल लो कैलकुलेटर, 2100 करोड़ रुपए। मैं आज से 2004 की बात कर रहा हूं। आज 1 लाख की जितनी कीमत नहीं थी ना, उससे कई गुना 2004 में कीमत थी। तो ऐसा करके उसने कंपनी से पैसा रूट करना शुरू किया। अब आइडियली लोगों को क्या दिखेगा, ये किया काम किसने, कंपनी ने। बट जब गवर्नमेंट की ये बात गई तो आइडियली कंपनी ने सच में काम किया या इसके पीछे किसी और का दिमाग था। बट ऑफकोर्स इसके पीछे उसके डायरेक्टर्स का काम था। इसके लिए उस टाइम पे आइडियली यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, उन डायरेक्टरों ने उसको एज अ शील्ड यूज किया कि हम तो सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत हम तो कभी फंसेंगे नहीं, क्योंकि ये काम करने वाला तो कंपनी, क्योंकि कंपनी ने पैसा दिया, कंपनी ने लोगों को सिम कार्ड बांटे, कंपनी ने बैंक अकाउंट किया है, कंपनी के बुक्स में लिखा हुआ है, तो हमारे ऊपर तो कुछ होगा नहीं। इसी के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी का एक्सेप्शन आता है, जो कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। हम वहां पे, विल मतलब पर्दा, हम उस टाइम पे पर्दा उठा के देखेंगे कि इसके पीछे का एक्चुअल कल्प्रिट कौन था। ये कंपनी और कोई नहीं, इस कंपनी का जो नाम है इसको उल्टा पढ़ो, दिस इज SATYAM,
सत्यम, ये नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, सत्यम कंपनी, ये काम सत्यम कंपनी का था। आया ख्याल में? तो जो आपका सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है कि कंपनी अलग, कंपनी का मालिक अलग, तो कंपनी ने अगर कुछ काम फ्रॉड किया तो कंपनी फंसेगा, बट वहां पे एक्सेप्शन आएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे सिर्फ कंपनी नहीं किया तो कंपनी को ले लो, उसके उस पर्दा उठाएगा और सोचेगा कि इसके पीछे एक्चुअल में कल्प्रिट कौन था। कॉर्पोरेट विल रेफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय whereby the company is identified separately from the members, ये तो अपन ने देखा था। The term corporate will refers to the concept that the member of the company are shielded from the liability connected to the company's action. If the company incurs any debt or contravenes any law, the corporate will concept implies that member should not be liable for those error. In other word, दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। हम तो कॉर्पोरेट इंसुलेशन, हमने क्या किया, कंपनी ने किया, कंपनी को मांगो, हमसे क्यों मांग रहे हो। दस द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। इसका एक लीडिंग केस लॉ है सैलमन वर्सेस सैलमन। द सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट विल और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। क्या हुआ था, सैलमन नाम का एक बंदा था जिसने अपनी वाइफ और 5 बच्चों के साथ में, और खुद सैलमन मतलब 5 प्लस एक वाइफ और 5 बच्चे, ये एक है सॉरी, टोटल 7 लोग, 7 लोगों ने मिलकर कंपनी फॉर्म किया जिसका नाम था सैलमन कंपनी लिमिटेड। इसमें जो मेन ओनर था वो सैलमन था, और इसमें क्रेडिटर्स ने पैसा लगाया था। एक टाइम के बाद क्या हुआ ना, ये जो सैलमन था, ये जो सैलमन था ये बैंकरप्ट हो गया, या ये बोलता है कि भाई मैंने कुछ तो भी गलत काम किया है, बेसिकली इस कंपनी ने गलत काम किया था, या ऐसा बोलो ये सैलमन मर गया, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ये सैलमन मर गया। तो ये जो क्रेडिटर थे ना, क्रेडिटर ये है ना, ये जो 6 लोग थे, मतलब उसकी एक बीवी और 5 बच्चे, इनके आंख पे चढ़ गया कि मुझे मेरा पैसा दो। तब उसने, ये 6 लोगों ने उनको बताया भाई साहब सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, आपने पैसा हमको दिया था या सैलमन कंपनी को दिया था, आपने पैसा सैलमन कंपनी को दिया था, तो सैलमन कंपनी के पास में पैसा रहेगा तो आपको मिलेगा। सर सैलमन कंपनी क्या होता है, इनका ही तो है ना, नहीं सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा, उसके सैलमन लिमिटेड वाले बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा तो पैसा मिलेगा, इनके बैंक अकाउंट में है तो जरूरी नहीं हम आपको पैसा देंगे, हम इंडिविजुअल है, हम भी तो आपके जैसे एक शेयर होल्डर है, हम आपको पैसा नहीं देंगे, ये कंपनी आपको पैसा देगी, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कल जाके कोई भी पूछे सेपरेट लीगल एंटिटी का फेमस केस लॉ कौन सा है, तो बोलने का सैलमन वर्सेस सैलमन। आया ध्यान में? उसी का एक्सेप्शन आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल शैल बी डन इन दीज 5 केसेस। सर हम पर्दा उठा के कब देखेंगे कि इस कंपनी के पीछे का मेन कल्प्रेट कौन था? इन 5 केसेस में हम कंपनी को डायरेक्ट सजा नहीं देंगे, हम कंपनी के ऊपर का पर्दा उठा के देखेंगे कि इसके पीछे मेन इंसान कौन था। पहला, जब आपकी कंपनी किसी एनिमी के साथ में ट्रेड कर रही हो, सपोज मैं इंडो लद्दाख और चाइना का जब ट्रीटी वॉर चल रहा था, तो वॉर चल रहा था उस टाइम पे, जो ट्रीटी चल रहा था पीस ट्रीटी, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि भाई साहब अभी चाइनीज प्रोडक्ट बैन करो। सबसे पहले तुम्हारा टिकटॉक बैन हुआ, आधे लोग वैसे बेरोजगार हुए पड़े। तो जब तुमने ये टिकटॉक बैन किया या जो भी तुमने चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन किए, तो आइडियली दैट टाइम एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट चाइना वाज कंसिडर्ड एज द एनिमी फॉर इंडिया। उस टाइम पे अगर आप उस चाइना के साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो दैट शुड बी इलीगल, बट उस टाइम पे डायरेक्टर ये बोलेगा कि अरे चाइना में अभी क्या हो रहा है, अभी चाइना और इंडिया का इतना वॉर चल रहा है ना, इस वजह से चाइना वाले हमको सस्ते में प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसलिए हमने बल्क में हम परचेस करने जा रहे हैं उससे। बट दिस शुड नॉट बी द केस। उस टाइम पे भले ही काम कंपनी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भले कंपनी कर रहा है, बट उसके पीछे का मेन इंटेंशन किसका था? डायरेक्टर्स का ना। उस केस पे कंपनी के कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होगा और गवर्नमेंट उसके डायरेक्टर्स को सजा देगा। फर्स्ट। सेकेंड, where the corporate entity is used to evade मतलब नलीफाई करना, और circumvent means डाइवर्ट करना टैक्स को। अब कैसा होगा कि लेट्स से मेरे पास में बहुत सारी इनकम आ गई, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद की एक कंपनी बना देता हूँ और थोड़ी बहुत इनकम उसको ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी इनकम कम हो जाएगी तो मेरा टैक्स कम हो जाएगा, और उसकी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो वो अभी छोटी सी कंपनी है तो उसको टैक्स भी छोटा सा मिलेगा।
या फिर जैसे मैंने अभी वाला केस, सत्यम वाला केस बताया था कि उसने टैक्स बचाने के लिए ये सब काम किया था, तो ऐसा काम होगा तो उस टाइम पर भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा. थर्ड, वेयर द कंपनीज फॉर्म अदर कंपनीज एज देयर सब्सिडरीज टू एक्ट एज देयर एजेंट. जानबूझ के उनका ही एजेंट के नाम पे उनकी सब्सिडी बना रहा है, मतलब उसको सब्सिडी बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इसमें इंटरेस्ट है कि ये कंपनी में रह के मैं काम नहीं कर सकता, तो मैंने एक काम करता हूं, मैं एक दूसरी कंपनी बनाता हूं और वो कंपनी के थ्रू काम करता हूं. समझ में आ रहा है मतलब कैसा? सपोज गवर्नमेंट का टेंडर खुल रहा है, गवर्नमेंट का टेंडर, मैं रिलायंस हूं, अभी मैं अगर टेंडर भरूंगा तो मेरे पास में प्रोबेबिलिटी है कि यार 1000 में से एक ही कंपनी हूं मैं, तो मेरे को टेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं मेरे नाम से ना और 50 कंपनियां बना लेता हूँ. मेरे को बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब ये 50 कंपनी एक साथ टेंडर डालेगी तो एक हाथ को तो निकलने की प्रोबेबिलिटी बनेगी. तो मैंने सब्सिडी बनाया टू एक्ट अलोन एज माई एजेंट, जबकि गवर्नमेंट बोलता है एक कंपनी सिर्फ एक ही बार बिड कर सकती है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ सर मैं एक नहीं है, ये 50 कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग है. ऐसा अगर आपने कोई भी गलत काम किया है उस टाइम पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा. फोर्थ, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन. कोई लीगल ऑब्लिगेशन आप अवॉइड करना चाहते हो, उसके लिए आप जानबूझ के कोई झूठी मोटी कंपनी बना रहे हो, उस टाइम पर भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा. और लास्ट है वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस. आप कोई इलीगल एक्ट करने के लिए उसको कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हो या इम्प्रॉपर एक्ट करने के लिए काम कर रहे कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हो, उस टाइम पर भी डायरेक्टली हम कंपनी को सजा नहीं देंगे, हम कंपनी का जो भी पर्दा है वो उठा के देखेंगे कि इसके पीछे का मेन इंटेंशन, मेन कल्प्रिट कौन है, और उस बंदे को, उस डायरेक्टर को, उस प्रमोटर को, उस एम्प्लॉय को, उस पर्टिकुलर इंसान को सजा होगी रादर देन कंपनी. आइडियली कंपनी को सजा होनी चाहिए एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी, बट यहाँ पे कंपनी नहीं था, कंपनी के पीछे कोई और चोर था, वो मास्क के पीछे कोई और कल्प्रिट था, उसको सजा होगी. समझा? यहां तक एक बार मेरे को पढ़ के दो. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल. मैं तुमको सिर्फ ये बता रहा हूँ तुमको समरी किस तरीके से बनानी है. अपन ने थर्ड कॉन्सेप्ट खत्म किया, कॉर्पोरेट विल थ्योरी, जिसमें अपन ने पढ़ा कॉर्पोरेट विल थ्योरी होता क्या है, उसमें सैलमन वर्सेस सैलमन पढ़ा, और एक क्वेश्चन बनता है उसमें व्हेन इट विल बी लिफ्टेड. उसमें टोटल 5 केसेस पढ़े, अभी जो अपन ने वो टेबल पढ़े थे. करेक्ट, मतलब तुम अगर ये समरी को देखो तो तुमको ये समझ में आना चाहिए अभी तक अपन ने क्या पढ़ा. सर अपन ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में कंपनी क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में बोला था सेक्शन लर्न नहीं करना है. फिर अपन ने फीचर्स ऑफ द कंपनी पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी अलग अलग होते हैं, परपेचुअल सक्सेशन अब धीरू भाई अंबानी वाला, लिमिटेड लाइबिलिटी 3 टाइप की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी. फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वो रोबोट वाला फिगर. कॉमन सील एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कॉमन सील रखना कोई कंपलसरी नहीं है, आप ऑप्ट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. अगर आप ऑप्ट नहीं करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स या तो 2 डायरेक्टर ने साइन करना चाहिए और एक डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी ने साइन करना चाहिए, अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हो तो. फिर उसके बाद में अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कॉर्पोरेट विल थ्योरी की. कॉर्पोरेट विल थ्योरी पहले अपने को लेके गया सेपरेट लीगल एंटिटी में, उसके बाद में हमको आपको आके बताया उसने कि सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर जो फेमस केस लॉ है वो है सैलमन वर्सेस सैलमन. सैलमन वर्सेस सैलमन के बाद में अपन ने नीचे में इसमें पढ़ा था कि व्हेन शैल बी द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल थ्योरी शैल बी अप्लीकेबल टू, तो वो टोटल थे 5 केसेस. पहला केस था जब आप कुछ भी ऐसा कोई काम करते हो फॉर द ट्रेडिंग विद द एनिमी. सेकंड, अगर आप कोई भी काम करते हो टू इवेड और सरकमवेंट टैक्स. फिर आप अगर कोई भी काम करते हो टू एक्ट एज अ सब्सिडी, एज टू एक्ट एज योर एजेंट. फिर आप ऐसा कोई काम करते हो जाके आप अपना लीगल ऑब्लिगेशन बचा सको, या फिर एक अपना का आप ऐसा स्कीम आप ऐसा स्कीम डिवाइस कर सकते हो, करते हो जिसमें आप कोई इलीगल या इम्प्रॉपर पर्पस के लिए आप एक कंपनी फॉर्म करके उस लाइबिलिटी से बच जाओ. इन 5 केसेस में आपका कॉर्पोरेट विल थ्योरी काम नहीं आएगा, वहां पे लिफ्टिंग होगा आपके कॉर्पोरेट विल का. समझ में आया? यहां तक पहले पढ़ के दो. नोट्स है सबके पास? नोट्स है सबके पास? स्मिथ तेरे पास नोट्स नहीं होगी ना? क्या है, आ गई?
गधेड़ो पढ़ रहे हो ना? दिख नहीं रहा है मेरे को। बाकी का कंसर्न नहीं है, जो नवंबर वाले हैं उनका सबसे मेजर कंसर्न है। हर्षा तू है कि सो गई? हर्षा, हर्षा ही नहीं क्या है? है ना? है ना? सोई नहीं ना? अभी उठी कि सो गई थी? सोई थोड़ी ना मैं। नसीब, ठीक है। अरे वो बीसीआर का करने बोला था, किया क्या? ओ मेरे गरीबों, नितेश किया? नितेश तू म्यूट पर है, बड़बड़ कर रहा होगा तो आवाज नहीं आ रही मेरे को। आयुष किया तूने? हाँ सर, 2 पेपर हुए, सिर्फ कम्युनिकेशन बचा था। कम्युनिकेट, अच्छा फर्स्ट वाला चैप्टर। वो चैप्टर हाँ हाँ हाँ, कम्युनिकेशन का पूरा। तूने किया नितेश? एक किया सर मैंने, और बाकी बुक में से देख रहा था रिपोर्टिंग वगैरह कैसे क्या, एक बार थोड़ा आइडिया लेने के लिए। अच्छा पूरी आइडिया ले ली क्या फिर तूने? आइडिया यस। पूरी ले ली तो फिर अब हाँ फिर एक पेपर किया था, फिर हाँ, ये और करूँगा। ओके, एक नंबर नोट कर। हाँ सर। 94200 94200 48 48 111। ये पंडित का नंबर है, मुहूर्त निकालना कब करेगा उसके लिए। एक हफ्ता तो हो गया अपने को उसके लिए। सर अभी वो मैथ्स वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा कर रहा था। क्या क्या मैथ्स का? हाँ। एक मारा ना उल्टे हाथ की। पढ़ रहा था मैथ्स तू? अरे हाँ, हाँ ना सर, सच्ची। ठीक है, मंडे टेस्ट रखते हैं, हाँ चलता चलता फुल पोर्शन मैथ्स स्टैट्स एलआर। चलता, डन है। डन, ठीक है। दीक्षा मैम को मैं मैसेज कर रहा हूँ एक पेपर बनाने के लिए। तू भी एक बार मैम को मैसेज कर देना। मैं कर रहा हूँ, मैं भूल नहीं रहा हूँ, मैं अभी कर दूंगा बैच के बाद। ठीक है। जन, और किसको वॉलंटियर करना है फुल पोर्शन मैथ्स में तो कर सकता है। ठीक है, मेरे को भी करना है आज। हो गया तेरा मैथ्स? आयुष बोला ना? जितना, हाँ जितना आता होता तो ठीक है, डन। चलो हुआ, चलो आ गया। कॉन्सेप्ट नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। छपरी कॉन्सेप्ट है, पढ़ लिया अपन ने ऑलरेडी एक बार। कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड into 2 कैटेगरीज ब्रॉडली, इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड। जो इनकॉर्पोरेट हुई है, जो अनइनकॉर्पोरेटेड है मतलब जो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। उनको हम इनकॉर्पोरेटेड को ऑन द बेसिस ऑफ 3 चीज़ें हम उसको कैटेगराइज करेंगे। एक होता है रजिस्टर्ड कंपनी, एक होती है स्टैच्यूटरी, एक होती है चार्टेड कंपनी, जिसका मेरे को कोई काम नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी मैं करूँगा कंसिडर, ये मेन है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पढ़ लिया अपन ने। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पढ़ लिया अपन ने। एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, पढ़ लिया अपन ने। ये नीचे का कुछ काम नहीं है। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ, रुक भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में, फर्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जहाँ पे आपका अनपेड अमाउंट आपकी लाइबिलिटी होती है, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। सेकंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड होती है अनलिमिटेड कंपनी। नीचे वो वापस दिया है मैंने। A company may be incorporated as a 1-person company. It can also be incorporated as private company or a public company depending upon the members joining it. A company may either be unlimited company or a company limited by shares or a company limited by guarantee. ठीक है. On the basis of control, it can be categorized into following categories. First is as an associate company, holding company and a subsidiary company. से पढ़ रहे हैं अभी, समझना है क्या कर रहे हैं अपन। अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज, एक होती है फॉरेन कंपनी, एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है स्मॉल, एक होती है डॉर्मेंट, एक होती है निधि, एक होती है कंपनी फॉर्म फॉर दी
चैरिटेबल ऑब्जेक्ट जिसका नाम होता है सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, वापस मैं गया समरी के अंदर, देखता हूँ समरी में। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट पे हूँ मैं, क्लासेस ऑफ कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफ, ये 3 इसमें, लाइबिलिटी, मेंबर्स, कंट्रोल एंड एक्सेस टू कैपिटल एंड अदर टाइप ऑफ कंपनीज, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। मेंबर के हिसाब से बात करूँ तो ओपीसी, प्राइवेट, स्मॉल, पब्लिक। कंट्रोल के हिसाब से होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। एक्सेस के हिसाब से लिस्टेड, अनलिस्टेड। अदर के हिसाब से बात करूँ गवर्नमेंट, फॉरेन, सेक्शन 8, डॉर्मेंट, निधि कंपनी। ठीक है, एक समरी बता रहा हूँ पढ़ना क्या है, ताकि ये समझ में ऐसे भटक नहीं जाओ कि कहाँ चल रहे थे, कहाँ पहुंच गए। पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। नहीं पढ़ा रहा मैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है, ये तुमको ही पढ़ना है। पूरा सब कुछ दिया हुआ है, जो अपन ने डिस्कस किया था वही वापस बुक में है। जो कलर्ड है उतना ही एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाना है, बचा हुआ नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। पहले ना कैसा होता था, पहले मतलब 1956 जब एक्ट थी, एज पर 1956 एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें ना मिनिमम 2 लोग अगर मिलके काम करें ना, 2 लोग, अगर 2 डायरेक्टर रहे तो ही कंपनी फॉर्म कर सकते हो। 2 से अगर कम है तो आप कंपनी बना ही नहीं सकते हो, आपको प्रोप्राइटरी कंसर्न बना के चलना पड़ेगा। बट कंपनीज एक्ट 2013 में उस एक बंदे को भी इज्जत दी गई है। वो एक बंदा भी खुद की कंपनी फॉर्म कर सकता है। सर मैं कंपनी फॉर्म करूंगा ही क्यों, एक बंदा वो प्रोप्राइटरशिप कर लेता हूं ना। अरे कंपनी के अपने कुछ बेनिफिट्स है, कंपनी को लोन जल्दी मिलता है, कंपनी का गुडविल ज़्यादा होता है, कंपनी लोगों से पैसा बोरो कर सकता है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर बहुत जल्दी हो सकता है। बहुत सारी जगहों पे कंपनी को टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स है जो इंडिविजुअल पर्सन को नहीं है, बहुत सारे एडवांटेजेस है। पहले ऐसा होता था कि एक अकेले इंसान को अगर कंपनी फॉर्म करना है, जैसे मुझे अकेले इंसान को, मेरे साथ में और कोई डायरेक्टर नहीं है, मैं अकेला इंसान हूं, मेरे को कंपनी फॉर्म करना है, मैं नहीं कर सकता था एज पर कंपनीज एक्ट 1956। बट कंपनीज एक्ट 2013 के तहत मैं एक इंडिविजुअल इंसान भी एक कंपनी फॉर्म कर सकता हूं जिसका नाम रहेगा 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। सिंपल, बट ऑफकोर्स ये इंसान छोटा इंसान ही रहता है। 1 person company, the Companies Act 2013 introduced a new class of company which can be incorporated. Section 2 subsection 62, ये section learn करना है। Section 2 subsection 62 of the Companies Act 2013 defines 1 person company as a company which has only 1 person as the member. 1 person company has been introduced to encourage the entrepreneurship and corporatization of the business. 1 person company differs from sole proprietary consent in the aspect that OPC is a separate legal entity. Company है तो separate legal entity, यानी है। With the limited liability, second benefit क्या पता चलता है, proprietorship में liability unlimited होती है, but company में liability limited होती है, ऊपर पढ़ लिया अपन ने। Whereas in case of sole proprietary, the liability of the owner is not restricted and it extends to the owner's entire asset. घर बार बिक सकता है भाई साहब आपका, लेकिन कंपनी में जितना आपका अनपेड अमाउंट है उतना ही आपकी लाइबिलिटी है, तो घर बार क्यों बिकेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, लर्न नहीं करना है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ओपीसी याद रखना, ये हमेशा एक प्राइवेट कंपनी रहेगी विथ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। सर कंपनी फॉर्म करने के लिए कैपिटल कितना लाना है, एज में भी प्रिस्क्राइब, जो बोला जाएगा वो। सर कितना बोला है, जितना तेरे को लेके आना है। सर 4 रुपए में बिजनेस चालू करना है तो भीख का बिजनेस चालू कर सकते हैं, कोई लोड नहीं। तू बना ना एक ओपीसी कंपनी बना, राजकमल के सामने ऐसा मंदिर के सामने बैठा रहे कि मैं कंपनी हूं, मैं भीख मांगेगा, तू मांग सकता है। तू एक इंसान 2 रुपए की कैपिटल से भी कैपिटल स्टार्ट, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। एज पर 1956 एक्ट उस टाइम पे रेस्ट्रिक्शन थे, आपको मिनिमम 5 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। 2013 बोलता है तू 4 रुपए से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पर्सन कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, सबसे पहला ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल, नो लिमिट प्रिस्क्राइब, तू कितना भी कर भाई। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, मेमोरेंडम ये वर्ड इसके पहले भी कहीं पढ़ा हुआ था। आयुष मेमोरेंडम वर्ड कहाँ पढ़ा था, एमओए, एमओए का फुल फॉर्म क्या था, एमओए के साथ में एक और था इशिता, वो क्या था, एओए का फुल फॉर्म, ओके। सिमरन, इसमें 2 सिमरन है शायद, एक ही है सिमरन, हाँ सिमरन 2 है इसमें, हाँ। एमओए में क्या लिखा होता है,
मतलब क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज एमओए? एमओ इज अ पिलर ऑफ कंपनी, मतलब उसमें कंपनी एक आध दो आइटम उसमें से। ईशा गई थी आरओसी के पास। हाँ उसमें कंपनी का टाइटल एस्टेब्लिश की है, उसके डायरेक्टर्स कौन है, मेंबर्स कौन है, मेंबर्स नहीं, हाँ मेंबर्स कौन है, नाम वाम नहीं? हाँ इनकॉर्पोरेशन ठीक है और नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, ओके गॉट इट। स्मिथ, एओए में क्या होता है? स्मिथ, स्मिथ सो गई? नहीं नहीं नहीं। एओए में क्या होता है? मुझे एक ही वर्ड याद है जो आपने बोला था कौन सा? कि जो भी उसमें पंचायती होती है वो एओए में होती है। भगवान, कुछ नहीं हो सकता तेरा। Defined items, powers. हाँ, कौन? नितेश बोला? हाँ सर, क्या बोला? डिफाइंड आइटम, पावर्स. राइट्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया जाता है उसमें। स्मिथ याद है रूल्स एंड रेगुलेशन बोला सेकंड वर्ड? हाँ वो जाके उसको बोलना नहीं होता है, एमओए जाके बोलना होता है, एओए जाके बोलना नहीं होता है। Okay. The memorandum of OPC shall indicate the name of other person who shall in the event of subscriber's death or his incapacity to contract. एक होता है death और एक होता है incapacity. Incapacity मतलब जब वो इंसॉल्वेंट हो जाए, जब वो लूनाटिक हो जाए, जब वो मेंटल हो जावे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल ना हो। जैसे माइनर इज नॉट केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट विद एनीबडी, माइनर इज द पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो वो जब इंसान कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होता है तो उसमें उस बंदे का नाम देता है। जब जैसे वन पर्सन है ना भाई साहब, ये मतलब एक इंसान कंपनी फॉर्म कर रहा है, तो अगर वो एक इंसान मर जाता है, अब कंपनी कौन चलाएगा? अब ये एसेट जो भी एस्टेट है, जो भी लाइबिलिटी है, वो किसको ट्रांसफर होगा? उसका नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना। उसी बंदे को अपन लेमैन लैंग्वेज में नॉमिनी बोलते, तो नॉमिनी का नाम आपको बताना पड़ेगा। दैट इज नॉमिनी। द अदर पर्सन whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent. अरे मैं ओपीसी बना के बोलता हूँ कि एक काम करता हूँ, मेरे बाद में जो भी ये बिजनेस संभालेगा ना वो रुशिल संभालेगा। अरे रुशिल और मैं अभी कोई पहचानते नहीं, मैंने रुशिल का नाम ले लिया, उसको नहीं संभालना है भाई साहब। तो रुशिल को पहले अपना रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा कि येस आई एक्नॉलेज कि कल जाके अगर मुझे कुछ हो जावे तो इस कंपनी के जो भी एस्टेट, जो भी लाइबिलिटी है वो मैं हैंडल कर लूंगा। तो आपको उसको रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड द सेम शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको अपन आरओसी बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हो सकता है अभी रुशिल ने हाँ बोला, कल जाके उसको नहीं करना है तो अपना कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी तक मैं रुशिल को दे रहा था, अब मुझे रुशिल को नहीं देना, मुझे रिया को दे देना है, तो मैं उस नॉमिनी का नाम विड्रॉ करके किसी और नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता हूँ। ये सारे राइट्स मेरे पास में होते हैं। सर मैं यहाँ पे नॉमिनी नॉमिनी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक ही इंसान है, दो रहता तो एक मरने के बाद में एक तो बचता, या तो है ही एक, ये मर गया तो कौन कंपनी संभालेगा? ठीक है, जैसे मुकेश धीरूभाई अंबानी, तो धीरूभाई अंबानी अकेला इंसान ने चालू नहीं किया था, उसके साथ और 6 लोग थे, टोटल 7 लोगों ने वो बिजनेस स्टार्ट किया था। तो एक मरने से 6 लोग तो अभी भी है ना, या तो एक ही इंसान था, ये मर गया तो। सच अदर पर्सन मे बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। आप रुशिल अगर चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। द मेंबर ऑफ ओपीसी मैं एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन। मैं चाहूँ तो रुशिल को निकाल के रिया का नाम डाल सकता हूँ, बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार। सिंपल है। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू द ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम बदलने से मुझे एमओए पूरा चेंज करना पड़ेगा। अरे एमओए चेंज करने की कोई बात ही नहीं है इधर। ओनली, ये इंपॉर्टेंट है, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन। सबसे पहले तो वो नेचुरल पर्सन होगा और वो इंडियन सिटीजन होगा और वो रेसिडेंट इन इंडिया होगा। पहले वो नेचुरल इंसान होना चाहिए, दूसरा वो रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, और तीसरा वो रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब किसको बोलेंगे रेसिडेंट इन इंडिया? रेसिडेंट इंडियन वो होता है जो इंसान पिछले 182 डेज से ज्यादा, नॉट लेस देन
who has stayed in India for a period of not less than 182 days, मतलब more than 182 days. ठीक है, जो इंसान 182 डेज से ज्यादा रहा उसी को मैं रेसिडेंट बोलूंगा. जो आया 10 दिन रुका और वापस चला गया वो रेसिडेंट नहीं होता है. ऐसे तो वो हिसाब से सारे क्रिकेटर्स जो होते हैं, सारे स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं, वो इंडिया में आते हैं, एक महीने की मैच होती होगी सपोज उनकी, या 10 दिन की 20 दिन की मैच होती होगी, तो इंडियन थोड़ी बन जाते हैं वो. आपको रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम 182 डेज स्टे करना पड़ेगा. एट अ स्ट्रेच जरूरी नहीं है 10 दिन आओ फिर जाओ, फिर 15 दिन आओ फिर जाओ, फिर 4 महीने आओ फिर जाओ, चलेगा. टोटल 365 दिन में से 182 डेज आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी आप उस ओपीसी को फॉर्म कर सकते हो या उस ओपीसी के मेंबर बन सकते हो. तो सर क्या मैं ओपीसी का मेंबर एक कंपनी को बना सकता हूं? नहीं, ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बी एन ओपीसी. सर तो क्या मैं उस नेचुरल पर्सन जो है वो शेन वॉटसन को बना सकता हूं? नहीं, आपको इंडियन सिटीजन ही लगेगा. सर तो मैं इंडियन सिटीजन है तो एक काम करता हूँ ना, प्रियो को बना देता हूँ, तुम्हारी प्रियंका चोपड़ा, तो मैं प्रियंका चोपड़ा को बना देता हूँ. सॉरी सर, वो रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, मोर देन 182 डेज वो इंडिया में स्टे नहीं की. ठीक है, ओनली दीज पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट दी ओपीसी या फिर शैल बी नॉमिनी ऑफ दैट ओपीसी. आपको बनाना है तो भी यही क्राइटेरिया फुलफिल करना है, और आपको अगर नॉमिनी बनना है तो भी यही क्राइटेरिया फुलफिल करना है. एम आई क्लियर? नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी. आप एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकते हो और बिकम द नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी. एक कंपनी से ज्यादा कंपनी में आप नॉमिनी भी नहीं बन पाओगे. सेकेंड, नो माइनर शैल बिकम द मेंबर और नॉमिनी. कोई माइनर भी, ज़्यादा गंदा हो गया ये, कोई माइनर भी उसका मेंबर नहीं बन सकता है, माइनर 18 साल के नीचे वाला. सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटी वर्क करता है. ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, हाईलाइट रखना. ऑल्दो इट में बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी. ओपीसी प्राइवेट में कंपनी कन्वर्ट होने का कोई सेंस तो है नहीं, क्योंकि ओपीसी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी इटसेल्फ. ऊपर ही पढ़ लिया अपन ने. सच कंपनी, ऐसी कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज. ये इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अभी दिया है तो पढ़ लो. ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव बीन एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, except where the paid up share capital is increased beyond 50 lakh or its annual turnover exceeds 2 crore rupees. कॉन्सेप्ट समझना हाईली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है इसके ऊपर. मेरी ओपीसी बना के रखा था, मैं चाहता हूँ सर मैं इसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करूँ, मैं इसको या फिर हो सकता है प्राइवेट कंपनी में टर्न करूँ, या हो सकता है मैं इसको सेक्शन 8 कंपनी जिसको नाम होता है एनपीओ, मतलब बेसिकली तुम्हारे एनजीओस, उसमें कन्वर्ट करूँ. तो सर ये तो आप कर ही नहीं सकते, इसको तो भूल ही जाओ. अब रही बात आपको वॉलेंटरीली कन्वर्ट, वॉलेंटरीली खुद की इच्छा से, स्व इच्छा से आपको इसको कन्वर्ट करना है इन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, कर सकते हो. एक शर्त है, आपको ये कंपनी फॉर्म होके मिनिमम 2 साल होने चाहिए. पहले 2 साल के पहले आप ओपीसी को चेंज नहीं कर सकते. जैसे आज आपने ओपीसी फॉर्म किया, 4 महीने बाद आपको मस्ती सूझी कि यार मजा नहीं आ रहा है ओपीसी में, ये क्या इतना 1% कंपनी, इतना बड़ा नाम कौन बोलेगा, एक काम करते इसको छोटा सा नाम लगा देते प्राइवेट कंपनी. नहीं कर सकते. आपको मिनिमम 2 साल इसको एज ओ ओपीसी ही रखना पड़ेगा. उसका एक तोड़ है. तोड़ क्या है? ओपीसी मतलब छोटा है, छोटी कंपनी है. जब ये छोटी कंपनी अपने आप में इतना बड़ा काम करने लग जावे, इसका टर्नओवर, सेल्स, उसका प्रॉफिट इतना बड़ा हो जा रहा है कि अब ये छोटी, एक्चुअल में छोटी कंपनी रही नहीं है. इसका जो है ना, इसका पेडअप कैपिटल जो है, पेडअप कैपिटल मतलब बेसिकली शेयर कैपिटल, इसका पेडअप शेयर कैपिटल है ना 50 लाख से बढ़ गया, या फिर इसका टर्नओवर जिसको अपन सेल्स बोलते हैं, इसका सेल 2 करोड़ से बढ़ गया, तो यस यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी. आप आइडियली 2 साल के पहले इस ओपीसी को ना प्राइवेट ना पब्लिक में चेंज कर सकते हो, लेकिन जब इस ओपीसी का स्ट्रक्चर बड़ा हो गया,
सर बड़ा मतलब कैसे होता है, जब इसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होना शुरू हो गया या इसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा होने शुरू हो गया, तब यू कैन कन्वर्ट। आया ख्याल में? तो क्वेश्चन आता है कि भाई आज मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है, 5 लाख का कैपिटल है, 10 लाख का सेल है, मेरे को इच्छा हो रही है पब्लिक कंपनी कन्वर्ट कर दूँ, सॉरी 2 साल हुए क्या? हाँ सर 2 साल हो गए, लेकिन अब टर्नओवर 200 रुपये का हो गया और प्रॉफिट 50 रुपये का हो गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 2 साल के बाद तू फ्री है, तेरे को जो करना है कर सकता है। 2 साल के पहले अगर करना है तो तेरा कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा या तो फिर तेरा टर्नओवर बढ़ जाना चाहिए। दोनों में से एक होगा तो तू कर सकता है, एक दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो तू नहीं कर सकता है। सिंपल, क्लियर? ये वाला पैराग्राफ काम का नहीं है, पेनल्टी है, इसको डिलीट कर दिया तो भी चलेगा। ओपीसी के ये सारे फीचर्स है। प्राइवेट कंपनी में जाने के पहले ओपीसी मेरे को पढ़ के दो फास्ट। कंपनी का कैपिटल बढ़ाना मतलब मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? यस, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक का पैसा तो इन्वॉल्व है ही नहीं ना, या पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो आपको अपना कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। तो जनरली इंसान कैपिटल क्यों बढ़ाएगा ना, अगर सपोज मैं आरजी क्लासेस रन कर रहा हूँ और मेरा आरजी क्लासेस 30 लाख रुपए में रन होता है, अगर 30 लाख का कैपिटल मैंने बर्न करने के लिए लाता हूँ बिजनेस में, कि मैं 30 लाख का कैपिटल है, 30 लाख का कैश लाया, काइंड लाया, वॉट एवर द केस में भी, और 30 लाख में मेरा काम होता है, तो मैं और 1 करोड़ का लोन लेके आया और 1 करोड़ रुपए क्यों लाऊंगा ना, कोई सेंस तो बनता नहीं है। और अगर मैं 1 करोड़ रुपए लेके आ रहा हूँ और या 40-50 लाख और एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूँ, मतलब बट ऑफकोर्स मेरे माइंड में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ी रिस्क है, बड़ा फॉलोइंग है, तो बड़ा सर्वेलेंस लगेगा उसके ऊपर। कंपनी जाके उसको देखते रहना चाहेगा, आरओसी उसको देखते रहना चाहेगा कि कल जाके मैं ऐसा नहीं हो जाए कि लोगों से पैसा लेके भाग जाऊँ। उस टाइम पे ओपीसी नहीं आएगा, ओपीसी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ओपीसी को सबसे लीस्ट ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अकेला इंसान है ना, उसको क्या ही तो चोरी करेगा, वो अकेला इंसान है, बैठा रहे एक जगह पे। इसके लिए ये लॉजिक है वो एक्ट लाने का। बुलबुल बुलबुल ओपीसी का सेक्शन क्या था? देख ले चोटी, अब देख ले बुक में जाके। बोल बोल। हैं? कौन सा बोले? ओपीसी का सेक्शन। अच्छा हाँ, ठीक है। ईशा क्या है, तुम्हें को दिख भी नहीं रही क्या है इसमें? ईशा का है, ईशा है ना, म्यूट पर है तू ईशा। हाँ हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी? अच्छा, अभी सेक्शन पूछा तो कैसे आएगी आवाज तेरे को? शानी, आकांक्षा, म्यूट पर है तू। अरे तुम चैट भेज रहे हो, चैट नहीं पढ़ता मैं। ओके
पार्थ सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। 262, ठीक है। चलो अब आ जाओ प्राइवेट कंपनी पे। प्राइवेट कंपनी मतलब अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड विच बाय इट्स आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो है वो आप किसी को बेच नहीं सकते हो। प्राइवेट कंपनी का शेयर है मतलब आप अकेले ही उसमें इन्वेस्टर हो, आपके घर घर के लोग ही उसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, आप बेच नहीं सकते शेयर्स को एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1956 में 50 हुआ करते थे प्राइवेट में, अब 2013 में 200 लोग हो गए। मैक्सिमम 200, मिनिमम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 प्रोवाइडेड व्हेन। अब ऐसा भी होता है कि 2 लोग या 4 लोग मिला के एक शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं कि सपोज एमआरएफ कंपनी का शेयर प्राइस है 60,000 रुपया। अभी मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है, मेरे पास में 20,000 है, तो मैंने 20,000 20,000 20,000 ऐसे 3 लोगों के जमा करके एक शेयर खरीदा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने माने जाएंगे, 3 या 1? एक, हम तीनों जॉइंट होल्डर माने जाएंगे, ठीक है। provided that when where 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member only। उनको मिला के हम एक ही मेंबर गिने जाएंगे, ठीक है। provided that the person who are in employment of the company, जो अभी कंपनी में जॉब करंटली कर रहे हैं, and a person who have been formally in employment, या जो जॉब कर रहे थे, who were the members of the company, मतलब जॉब भी कर रहे थे और अभी मेंबर है कंपनी के, while in that employment and have continued to be member after the employment ceased, मतलब stop, shall not be included in the number of members। मतलब क्या हो रहा है, 200 लोग मैक्सिमम है। सपोज मैं ना आरजी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करता था, तब मैंने 10 शेयर्स खरीदे, ये कितने भी शेयर खरीद, तब मैं उसका मेंबर था। तो ये जो मैं एक मेंबर हूं, क्या मैं इसको 200 की लिमिट में काउंट करूंगा? नहीं, एम्प्लॉयज को मेंबर की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता है सर। उसके बाद में ना मैंने ये जॉब लीव कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, सीज कर दिया, लेकिन शेयर्स आज भी मैं होल्ड करके रख रहा हूं, तो अब तो मैं कंपनी का एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूं, तो अब तो मैं मेंबर की गिनती में आऊंगा नहीं, पहले तो था ना तू। एक बार तू अगर कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में आ गया तो उसके बाद में अगर तूने उस टाइप के शेयर्स खरीदे होंगे और वो शेयर्स आज भी तेरे पास में है, तो तू ये 200 की लिमिट में कैलकुलेट नहीं होता है, तू ये 200 की लिमिट के परे है। आया ख्याल में? सिग्निफिकेंट पॉइंट्स सिंपल है। नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200। राइट टू ट्रांसफर द शेयर नॉट पॉसिबल, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, आप किसी और कंपनी में जाके पैसा इन्वेस्ट करने की बात करोगे, सॉरी सर आप नहीं कर सकते। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, हमको पता है। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, ऊपर ही पढ़ा था कि ओपीसी ऑलरेडी हमेशा प्राइवेट कंपनी ही रहेगा। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी as per section 2 subsection 68 of Companies Act 2013, a private company has been defined as a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed, and which by its article restrict to transfer its shares and restrict the number of people to 200 people, मतलब members to 200 except OPC। OPC में number of members के कोई requirement नहीं है, आप 8,000 भी रख सकते हो, ठीक है। स्मॉल कंपनी अभी नहीं समझेगा, प्राइवेट हो गया, पहले पब्लिक पढ़ो। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन स्मिथ जैसे के लिए बनाई है। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 271, एंड पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सिंपल, कोई लोड नहीं है ना लाइफ में, दिमाग को माथा पच्ची नहीं चाहिए। प्राइवेट कंपनी की बड़ी डेफिनेशन है, पब्लिक कंपनी की कोई डेफिनेशन नहीं है। जो कंपनी प्राइवेट रहेगी वो पब्लिक नहीं हो सकती। तो पब्लिक कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी विच इज पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक रहेगी, सिंपल। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। सर पब्लिक कंपनी कौन होती है? रिलायंस,
जितने भी स्टॉक मार्केट पे आप देख रहे हो नीचे जो पट्टी चल रही है वो सारी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी बनती कब है? पहले तो पब्लिक बनेगी तब जाके वो लिस्ट होगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of the act। मतलब एक पब्लिक कंपनी की अगर सब्सिडरी कंपनी है, चाइल्ड कंपनी है, तो ये ऑटोमेटिक पब्लिक बन जाएगी। तो टाटा की कंपनी छोटी वाली ऑटोमेटिक पब्लिक बन गई, सिंपल। पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट कैन ट्रांसफर इट शेयर्स फ्रीली। आप कितने भी शेयर खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, कोई लोड ही नहीं है लाइफ में, ठीक है। उसके बाद में नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, मिनिमम 7 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट। सब्सिडरी ऑफ पब्लिक इज ऑल्सो डीम्ड एज पब्लिक कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर, ये अभी तो बात किया था 7 लोग होने चाहिए, वेयर द कंपनी इज टू बी फॉर्म टू बी अ पब्लिक कंपनी। एक डायग्राम बनाना, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स जो होते हैं मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होना चाहिए। डायरेक्टर्स मेंबर नहीं, डायरेक्टर्स। सर डायरेक्टर तो कोई पढ़ा नहीं, लिख लो, काम ही आएगा आगे। अब मेंबर्स जो अभी तक अपन ने पढ़ा था, मिनिमम मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200। हुआ? आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ सर पब्लिक कंपनी में अगर एम्प्लॉयज का शेयर है तो उनको काउंट होगा? काउंट करना, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें लिमिटेशन तो है नहीं। सपोज तू एक गेम खेल रहा है जिसमें तेरे पास में 3 लाइव्स है और लाइट चली गई, इसके लिए तेरा गेम बंद हो जाता है, तो तेरी एक लाइफ चले जाती है। लेकिन कंपनी बोलती है कि अगर हमारे एंड के वजह से, कंप्यूटर के एंड के वजह से या बैटरी के एंड के वजह से अगर तेरी लाइफ जाती है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो बट ऑफ कोर्स है ना, तो तू हर चीज का काउंटिंग रखेगा ना। लेकिन जब तू ऐसा गेम खेल रहा है जिसमें तेरी लाइफ ही अनलिमिटेड है, तो तू कितने बार मरा उसका काउंट रखेगा क्या? वही कॉन्सेप्ट इसको अप्लाई होता है। वहां पे लिमिट है 200 का, इसके लिए तेरे को काउंटिंग रखना है कि कौन एम्प्लॉय है कौन एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि वहां पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। लेकिन अनलिमिटेड मतलब जो प्राइवेट पब्लिक है उसमें तो अनलिमिटेड है, तो तू काउंट रखेगा ही क्यों? कितने भी आओ ना, फर्क क्या पड़ना है? 2 आओ, 2 लाख आओ, 2 करोड़ आओ, 50 करोड़ आओ, मेंबर्स को सबको वेलकम ही है। सर एक क्वेश्चन था वो केस स्टडी का जिसमें टेबल था कि उसको पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होना रहता। पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्ट करना तो उसको 200 का रिक्वायरमेंट आ जाएगा ना। तो बट ऑफ कोर्स उसको भी उस टाइम पे गिनना पड़ेगा। प्राइवेट में तो रेस्ट्रिक्शन है ही है ना, तो उस टाइम पे तो उसको गिनना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उसको रेस्ट्रिक्टेड लोग चाहिए सिर्फ। समझा? बेसिकली फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखा, फिर फीचर ऑफ कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी देखा, उसके बाद में परपेचुअल सक्सेशन देखा, लिमिटेड लाइबिलिटी देखा, 3 टाइप की, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन देखा उसका, फिर कॉमन सील देखा, उसके बाद में कॉर्पोरेट विल थ्योरी देखा। कॉर्पोरेट विल थ्योरी में सैलमन वर्सेस सैलमन देखा और टोटल 5 केसेस देखे कि एट व्हाट इंस्टेंसेस विल द शाल बी देयर बी अ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, जब आप किसी एनिमी के साथ ट्रेड कर रहे हो,
जब आप किसी टैक्स बचाने के हिसाब से कर रहे हो, जब आप कोई सब्सिडरी फॉर्म कर रहे हो टू एक्ट एज योर एजेंट, जब आप कोई इम्प्रॉपर यूज़ के लिए उसको फॉर्म कर रहे हो, या फिर आप ऐसे चीज़ के लिए काम कर रहे हो जिससे आपका इलीगल आप एक्ट कर सको, ये 5 केसेस में आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा। उसके बाद में क्लासेस ऑफ कंपनी, क्लासेस ऑफ कंपनी में कंपनी एज पर लिमिट लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी देखा। फिर ओपीसी देखा, ओपीसी में मिनिमम 1 लोग होता है, ओपीसी प्राइवेट होती है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 देखा, बराबर, ठीक है। उसके बाद में प्राइवेट कंपनी देखा, प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स एंड विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और उसका जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 200। उसके बाद में अपन ने पब्लिक कंपनी देखा, स्मिथ वाली कंपनी थी। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। पब्लिक, अगर आपको ओपीसी को आपको प्राइवेट या पब्लिक में वॉलंटरीली कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। एक ऐसी कंपनी है जो आप ओपीसी को उस कंपनी में कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते ज़िंदगी में, दैट इज़ सेक्शन 8, दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते हो। ओपीसी को आप प्राइवेट या पब्लिक में कर सकते हो बट नॉट बिफोर 2 ईयर्स, और अगर आपको 2 साल के पहले करना है तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल या तो 50 लाख के ऊपर हो जाना चाहिए या आपका टोटल टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर हो जाना चाहिए। करेक्ट है, यहाँ तक समझा हुआ है सबको? इसके बचा हुआ पार्ट कल ख़त्म होगा, मोस्टली ख़त्म कल ही होगा। सेम टाइम पे रखूँगा मैं ये बैच, 2:30 ही बैच रहेगी कल भी। एक्सेस टू कैपिटल, हाँ बराबर है, मोस्टली कल ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई क्वेरी है तो पहले पूछ लो मेरे को, अभी के अभी। कल आने के पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा बट ऑफ कोर्स, तो अगर नहीं पढ़ना है तो आना ही मत क्लास में, सबसे बेस्ट है। कोई क्वेरी किसी को? भैया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट फील में जो थर्ड पॉइंट है, क्या था? अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, हाँ, उसका केस को इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, नहीं, नोप। ठीक है। वो शायद एम्प्लॉय वाला है ना, कंपेंसेशन वाला है शायद ना, कौन सा है मेरे को नहीं पता। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। अच्छा, रबर वाला है, ओके। नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकती है तू। कोई क्वेरी नहीं है? ठीक है, कल मिलते हैं 2:30। चलो बाय बाय।